चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ कॉपी चाहिए तो जो है हमारी यूट्यूब वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक होगी दी हुई टेलीग्राम की, तो उसको टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए और उसमें आपको जो है जो हर पेपर हम डालेंगे इसके बाद हर पेपर के आपको जो है पीडीएफ उसमें उपलब्ध होगी, मिल जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखना, निम्न में से गलत कथन का चयन करें। गलत कथन छानना है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखना, मुसोलिनो और शेर। उत्तराखंड में मुसोलिनो और शेर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अर्शदेव ओली को, ठीक है। तो ये तो आंसर आपका सही है। गलत छानना है यहाँ पर। द किंग ऑफ हर्सिल कहा जाता है फ्रेडरिक को। और यहाँ पर ऑप्शन डी देखना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो गोरदा है, गोरदा कहा जाता है गौरीदत्त पांडे को, गौरीदत्त पांडे, ठीक है। जबकि गिरीश तिवारी को कहा जाता है गिरदा, गिरदा कहा जाता है इन्हें, ठीक। तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है यहाँ पर आपको, ठीक है। उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना, जिसे यूकास्ट बोला जाता है, इसकी स्थापना 21 फरवरी 2005 को हुई। तो ये तो सही है। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, जिसे यूसैक कहा जाता है, इसकी स्थापना 21 सितंबर 2005 को हुई थी। तो ये आपका देहरादून में है, ठीक है। और ये भी आपका देहरादून में है, ठीक। तो ये दोनों तो आपका राइट है। तीसरा देखना, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, इसकी जिसे यूसर्क बोला जाता है, इसकी स्थापना 2 फरवरी 2006 को होती है भाई। तो ये आपका गलत हो गया, यहाँ पर गलत छाड़ना है। तो तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर। जैव विविधता पार्क देहरादून में नहीं है, जैव विविधता पार्क हल्द्वानी में है। तो यानी कि आपका 3 और 4 आपका गलत हो जाएंगे, बाकी सही छाड़ना 1 और 2 आपका सही हो जाएंगे। यानी कि ये जो ऑप्शन दिए ये गलत है, यानी कि 1 और 2 आपका सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, जनता से सीधे संवाद हेतु सीएम हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो उस हेल्पलाइन नंबर का क्या है, नाम क्या है वो? 1905 ये सीएम हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। बाकी 1064 देखना, ये भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार ऐप बोल सकते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त ऐप। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के लिए कौन सा नंबर जारी किया गया है? 1064, ठीक है। बाकी 1070 जो नंबर है, ये आपदा राहत के लिए ये नंबर जारी किया गया है। राज्य में आपदा राहत के लिए कौन सा नंबर जारी किया गया है? 1070। जबकि 1077 आपका ये भी आपदा नंबर है, आपदा राहत के लिए ये भी शुरू किया गया है नंबर, लेकिन ये प्रत्येक जिलों के लिए है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है। देखो, राज्य में आपदा नंबर, आपदा राहत के लिए जो नंबर जारी किया गया है वो है 1070, और प्रत्येक जिलों के लिए आपदा राहत नंबर जारी किया गया है 1077। तो दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना इसे। नेक्स्ट देखना, उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद ये आपका हल्द्वानी में है, ठीक है। और ऑप्शन बी देखना, पटवा डांगर, ये आपका नैनीताल में है। और यहाँ पर उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है। उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी संस्थान अगर आपसे पूछे तो वो पटवा डांगर नैनीताल में है, जबकि उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद हल्द्वानी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। यहाँ पर सही कथन छाड़ना है आपको। देखो, ऑप्शन ए देखना, वाहनों पर इको टैक्स लगाया गया था 2009 से, ठीक है ये, और ये मसूरी से शुरू किया गया था। दूसरा देखना, नमामि गंगे योजना के तहत 5 नदियों को शामिल किया गया है। ये आपका गलत हो जाएगा भाई, 5 नदियाँ नहीं हैं, 4 नदियों को शामिल किया गया है। सबसे पहले तो आपको नमामि गंगे योजना कब शुरू हुई थी? 7 जुलाई 2016 को, ठीक है। ये हरिद्वार से शुरू होती है, और इसमें 4 नदियाँ कौन कौन सी है? एक तो आपका अलकनंदा है, मंदाकिनी, ठीक है, गंगा होगी और भागीरथी हो गई। ये 4 नदियों को इसमें शामिल किया गया है। बाकी तीसरा देखना, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और ये देहरादून में इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी, ये तो आपका सही है। नमामि गंगे योजना के तहत जैव विविधता पार्क बनाए जाएंगे हरिद्वार और देवप्रयाग, गलत हो जाएगा। हरिद्वार और देवप्रयाग में नहीं, ऋषिकेश और देहरादून, यहाँ पर जैव विविधता पार्क बनाए जाएंगे नमामि गंगे योजना के तहत। तो यहाँ पे देखना, एक तो पहला सही है और एक आपका तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही छांटना है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से सही कथन का चयन करना है यहाँ पर। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत 1945 में बनाया गया, नहीं,
ये बनाया गया था मई 1948 में। मई 1948 में आगरा से रानीखेत मुख्यालय लाया गया था किसका? कुमाऊं रेजिमेंट का। जबकि कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना या कुमाऊं रेजिमेंट नाम कब पड़ता है? 1945 में। ठीक है। बाकी दूसरा देखना, मेजर शैतान सिंह को महावीर चक्र मिला है? नहीं मिला है इन्हें मिला है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र मिला है 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान। ठीक। गढ़वाल राइफल को रॉयल किताब 1922 में नहीं 1921 में दिया गया। ठीक है। भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना मार्शल सर फिलिप चैट वुडवर्ड ने की थी। सही है ये। और ये 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून में इसकी स्थापना की जाती है। यानी कि ऑप्शन 1, 2, 3 तो गलत है आपका, और तो यानी कि चौथा सही है, यानी कि केवल 4 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्न में से सही कथन चुनिए। ठीक है। यहाँ पर दिए हैं नाम और पुरस्कार दिए हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। देखो, घनानंद पांडे को पद्म भूषण मिला है नहीं मिला है इन्हें पद्म भूषण, इन्हें मिला है पद्मश्री, सॉरी पद्म विभूषण मिला है इन्हें, पद्म विभूषण इन्हें मिला है। ठीक है। और इन्हें पद्म विभूषण जो मिला था ये 1969 में मिला था विज्ञान के क्षेत्र में। और तो उत्तराखंड के पहले व्यक्ति जिन्हें सबसे पहले पद्म विभूषण मिला है तो आपके घनानंद पांडे है। ठीक है। बचेंद्री पाल को पद्म विभूषण मिला है? नहीं मिला है इन्हें पद्म भूषण मिला है, एक पद्म भूषण, जो कि पद्म भूषण इन्हें मिला था 2019 में, और एक इन्हें मिला है पद्मश्री, ये मिला था पद्मश्री 1984 में। ठीक है। अच्छा, हर्षवर्धन बहुगुणा को पद्म भूषण मिला है? नहीं मिला इन्हें पद्म भूषण, इन्हें मिला है पद्मश्री, और ये मिला था 1971 को। और उत्तराखंड के पहले व्यक्ति जिन्हें सबसे पहले मरणोपरांत पद्म श्री मिला था वो थे आपके हर्षवर्धन बहुगुणा। रस्किन बॉन्ड, ये सही हो जाएगा भाई, रस्किन बॉन्ड पद्म श्री मिला था इन्हें 1999 को मिला था। तो ऑप्शन आपका यानी कि केवल 4 सही है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को 10% बिल को राजभवन से मंजूरी कब मिली थी? तो ये मंजूरी मिली थी 18 अगस्त 2024 को। ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देखना, 7 फरवरी 2024। ये जो डेट है, ये डेट इसलिए याद रखनी है आपको क्योंकि यूसीसी सम्मान नागरिक संहिता जो है, यूसीसी बिल, उसे विधानसभा से पारित किया गया था। विधानसभा से पारित जो किया गया था वो 7 फरवरी 2024 को, जबकि 13 मार्च 2024 को जो यूसीसी है, यूसीसी से राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है। राष्ट्रपति की मंजूरी, यूसीसी यानी कि सम्मान नागरिक संहिता जो बिल है उसे मंजूरी देते हैं राष्ट्रपति 13 मार्च 2024 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्न में से सही कथन चुने। सही कथन चुनना है यहाँ पर। राज्य की प्रथम सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी मिली मार्च 2025 नहीं, मार्च 2024 को। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना 12 फरवरी 2022 की नहीं है, ये 12 फरवरी 2023 की है, और ये पौड़ी जिले से शुरू की जाती है। ठीक है। एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना 8 मार्च 2023 की है ये। ठीक। बाकी क्या जानना है यहाँ पर? सही कथन जानना है, तो ऑप्शन डी आपको सही बच गया आपका। मुख्यमंत्री सशक्त महीना उत्सव योजना 24 फरवरी 2023 की है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड विज्ञान पुरोधा सम्मान 2024 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया था भाई बहादुर सिंह बिष्ट को। ठीक। कंचन जदली, ऑप्शन बी देखना, इनका संबंध है लाठी आर्ट से। लाठी आर्ट का मतलब है चित्रकारी। ठीक है। लाठी आर्ट से इनका संबंध है, लाठी आर्ट। बाकी वीरेंद्र गोदियाल का संबंध है समलौन आंदोलन से। उत्तराखंड में समलौन आंदोलन से किसका संबंध है? तो आपका वीरेंद्र गोदियाल हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर? मिर्जे, सुराव और भोटू का संबंध क्या है भाई? ये उत्तराखंड में क्या है इसका संबंध? ये है परिधान यानी कि वस्त्र। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 12 क्वेश्चन, निम्न में से कमिश्नर के कार्यकाल से संबंधित सुमेलित नहीं है। कमिश्नर दिए हैं और उनके कार्य दिए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, लाइसेंस नीति जारी हेनरी रेमजे ने नहीं की थी, ये JRD रीड के द्वारा शुरू की गई थी। JRD रीड, ये हमारे कुमाऊं कमिश्नर थे, और ये 1889 के आसपास ये कमिश्नर थे, तो उस समय लाइसेंस नीति जारी की गई थी इनके द्वारा।
बाकी क्या छानना है यहाँ पर, सुमेलित नहीं है, तो पहला ही आपका सुमेलित नहीं है भाई। दास प्रथा का अंत गोवान के द्वारा किया गया था तराई क्षेत्र में 1837-38 में, 1837-38 के दौरान। ठीक है, बाकी नाइक कमेटी का गठन परसिबिंडम के द्वारा किया गया था 1924 में। ठीक है, उस समय कुमाऊं कमिश्नर परसिबिंडम थे। प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति ब्रैटन के द्वारा की जाती है। बाकी बी और सी और डी आपके राइट है, गलत कौन सा है, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राज्य में सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है भाई। देखो देहरादून तो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा साक्षर जिला, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला पूछे आपसे तो देहरादून है। सबसे कम साक्षरता वाला यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, सबसे कम साक्षरता वाला जिला उधम सिंह नगर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना, डांडा नाग राजा मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो ये आपका पौड़ी जिले में स्थित है भाई, डांडा नाग राजा मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट देखना, निम्न में से किसने मिजारी कर, सोनिया फागुन कर और मो कर लगाया, तो ये कुमाऊं में किस सूबा ने लगाया था, तो सूबा बोलो या फिर प्रशासक बोलो, तो वो था आपका रणजोर सिंह थापा। ठीक है, ऑप्शन ए देखना, जोगमल शाह, ये कुमाऊं के प्रथम सूबा थे, प्रथम सूबा। और जो ये प्रथम सूबा थे इन्होंने कुमाऊं में लगाया था मुंडकर, मुंडकर लगाने वाले जोगमल शाह था। जबकि ब्राह्मणों पर कुसही नामक कर लगाने वाले कौन थे, वो थे आपके सुब्बा बमसा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राज्य में कितने जिलों में स्थायी लोक अदालतें गठित की गई है, तो राज्य में कितने जिलों में है, 4 जिलों में। तो 4 जिले कौन कौन से हैं, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर, यहाँ पर स्थायी लोक अदालतें शुरू की गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करें। देखो गडोदरिया स्टोर डकैत कांड का संबंध भवानी सिंह से है और ये हुआ था आपका 1930 में, राइट है ये आंसर। ठीक है, सही छानना है तो पहले आपका सही मिल गया भाई। कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुभारंभ करने वाले इंद्र सिंह नयाल नहीं थे, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, इंद्र सिंह नयाल वो व्यक्ति है, जब कुमाऊं में हरिजन सेवक संघ का स्थापना होती है, हरिजन सेवक संघ, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, प्रथम इंद्र सिंह नयाल। और कुमाऊं इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, पुस्तक के लेखक भी कौन है, इंद्र सिंह नयाल है। देखो 1942 की क्रांति के समय कमिश्नर स्टक्स नहीं थे, इस समय कमिश्नर थे एक्टन। ठीक है, और कुली एजेंसी की स्थापना 1921 में नहीं होती है, इसकी स्थापना होती है 1908 में। 1921 में कुली बेगार आंदोलन होता है। ठीक, और कुली बेगार जब 1921 में जब आंदोलन होता है, बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे उत्तरायणी मेला होता है उस दिन, तो उस दिन क्या होता है कि कुली बेगार जब आंदोलन होता है तो उस दिन कुली बेगार भी समाप्त होता है, सिर्फ 2 जगह को छोड़कर। और 2 जगह कौन सी होती है, एक होती है अस्कोट और दूसरी होती है टिहरी रियासत। यहाँ पर जो कुली बेगार वो है वो समाप्त होता है 1923 में। ठीक है, अस्कोट और टिहरी रियासत को छोड़कर बाकी 1921 में पूरे उत्तराखंड से समाप्त होती है। सिर्फ 2 जगह 1923 में समाप्त होती है, वो होती है अस्कोट और आपका टिहरी रियासत। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पुराणों में 7 नदियों से मिलकर सप्त सामुद्रिक स्रोत कहा गया है, तो निम्न में से कौन सी नदी इसमें शामिल नहीं है भाई। देखो भागीरथी, पिंडर, नयार तो है, बाकी कोसी नदी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, कोसी इसलिए शामिल नहीं है, देखो 7 नदियाँ कौन कौन सी है, भागीरथी है, अलकनंदा है, अलकनंदा। ठीक है, मंदाकिनी, मंदाकिनी होगी आपकी पश्चिमी धौली गंगा, धौली गंगा। ठीक है, भागीरथी, पिंडर, नयार होगी आपकी मंदाकिनी, और एक आपकी मंदाकिनी है, मंदाकिनी। तो ये आपकी 7 नदियां हैं जिन्हें सप्त सामुद्रिक स्रोत कहा गया है। ठीक है, पुराणों में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, चलो देखना इसे। ठीक है, देखो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है जलप्रपात और कुंड। बूरमुनि जलप्रपात ये आपका पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़। ठीक, सप्तेश्वर जो जलप्रपात है ये आपका चंपावत में है। ठीक है, नागकुंड टिहरी में नहीं है, ये आपका रुद्रप्रयाग में है, रुद्रप्रयाग। बाकी सलादार जो कुंड है ये आपका चमोली में है,
यानी कि सारे के सारे यहाँ पर गलत हो गए। गलत छांटना है तो सारे के सारे यहाँ पर गलत है भाई, ऑप्शन नहीं दिया है। चलो ठीक है, सारे के सारे यहाँ पर गलत है। चलो नेक्स्ट देखो, निम्न में से कस्तूरी मृगों के लिए राष्ट्रीय उद्यान कौन सा प्रसिद्ध है? राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर तो इनमें से कोई हो जाएगा, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछते कि कस्तूरी मृगों के लिए कौन सा वन्य जीव अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो एक तो आपका अस्कोट हो गया, एक आपका केदारनाथ हो गया, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान पूछा है तो वो है आपका फूलों की घाटी, जिसकी स्थापना 1982 में होती है और ये आपका चमोली में है। तो ये आपका कस्तूरी मृगों के लिए प्रसिद्ध है भाई। चलो 21 देखना, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पौड़ी में स्थित नहीं है? देखो कालिका माता मंदिर तो है पौड़ी में, ज्वालाजी देवी मंदिर देखो ये नहीं है, ये आपका मसूरी में है, ठीक है। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत हो गया है। धारी देवी मंदिर भी है, मंजू घोष मंदिर, मंजू घोष होगा ये, मंजू घोष मंदिर, ये भी आपका पौड़ी में है। बाकी पौड़ी में जो ज्वालपा देवी है, ज्वालपा देवी मंदिर, ज्वालपा देवी मंदिर है आपका पौड़ी में, और ज्वाला जी पूछे तो आपका मसूरी में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 22, गलत कथन का चयन करना है भाई। यहाँ पर मध्य गढ़वाल क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना के लिए बगद्वाल नृत्य किया जाता है, सही है भाई ये, ठीक है। गलत छांटना है यहाँ पर। सातों आठों के अवसर पर गौरा महोत्सव ये जौनसार में नहीं होता है, ये आपका पिथौरागढ़ जिले में होता है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत हो गया, ठीक। बाकी सही है। रासो नृत्य किया जाता है माघ मेले में, और रासो नृत्य ज़्यादा प्रसिद्ध है उत्तरकाशी, जौनपुर, रवाई क्षेत्र में, और ज़्यादातर जौनसार क्षेत्र में भी ये प्रसिद्ध है। कुमाऊं में बसंत के आगमन पर स्त्री पुरुषों द्वारा झोड़ा नृत्य किया जाता है, सही है ये, ठीक है। चलो 23 देखना, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हरियाली देवी की कांटा यात्रा रुद्रप्रयाग में होती है, ठीक है भाई ये। गुरु माणिकनाथ जात यात्रा टिहरी में होती है, ठीक है। मनना माई लोक जात यात्रा रुद्रप्रयाग में होती है, ठीक है ये भी। चंडिका देवी का जो देव यात्रा है वो आपकी रुद्रप्रयाग में होती है, रुद्रप्रयाग, ठीक है। बाकी अगर आपसे पूछे चंडी देवी मंदिर कहाँ है, तो वो आपका हरिद्वार और पौड़ी के बाउंड्री पर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 24, खस फैमिली लॉ पुस्तक, तो ये लिखी आपकी लक्ष्मीदत्त जोशी के द्वारा, ठीक है। तो लक्ष्मीदत्त जोशी या फिर LD जोशी भी बोलते हैं, LD जोशी, LD जोशी, ठीक है। और इसी खस फैमिली लॉ को आपका खस परिवार कानून पुस्तक भी बोलते हैं, खस परिवार कानून, एक ही बात है वो, ठीक है। वो हिंदी में दिया है, यहाँ पे हिंदी में, वो इंग्लिश में। बाकी नैन सिंह रावत की एक प्रसिद्ध पुस्तक है अक्षांश दर्पण, ये एग्जाम में भी पूछा था भाई, अक्षांश दर्पण। शर्मन ओकले इसकी है होली हिमालय, होली हिमालय नामक पुस्तक के लेखक शर्मन ओकले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 25, निम्न में से राजी जनजाति से संबंधित गलत कथन का चयन करना है। राजी जनजाति जो उत्तराखंड की सबसे पिछड़ी जनजाति है और सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति भी आपकी राजी जनजाति है, तो उससे संबंधित देखो भाई, मूक विनिमय प्रथा, ठीक है, ये राजी जनजाति में होती है। मुख्य बोली इनकी रोम्बा है, गलत, मुख्य बोली इनकी मुंडा है, मुंडा बोली इनकी मुख्य है। रोम्बा किसकी है? रोम्बा जाड़ जनजाति की बोली है। मुख्य देवता इनका बागनाथ है। विवाह से पूर्व साग जांगी और पीटा संस्कार किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 26, निम्न में से कौन सा कथन सही है? मेडिकल डिवाइसेस पार्क ये आपका हरिद्वार में है, हरिद्वार, ठीक है। सिल्क पार्क हरिद्वार में नहीं, ये आपका देहरादून में है, देहरादून। बाकी टेक्सटाइल पार्क आपका देहरादून में नहीं, ये जसपुर या फिर काशीपुर, जसपुर काशीपुर में है। तो क्या जानना है यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो कहीं कथन आपका चौथा बच गया। पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध मरचूला, मरचूला जो कि कहाँ पर? अल्मोड़ा में है, ये आपका सही हो जाएगा भाई, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27, निम्न में से गलत कथन का चयन करना है। यहाँ पर देखो, राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2015 में लागू हुआ, ठीक है। मुख्यमंत्री रोजगार एवं कौशल विकास योजना ये 2021 की है, ठीक है। ये भी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 2021 नहीं, ये 1 जुलाई 2020 की है, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये 2016 की है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना 28, रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान आपका हल्द्वानी में है, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि रक्षा कृषि शोध संस्थान, रक्षा कृषि शोध संस्थान, तो ये आपका अल्मोड़ा में है भाई, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है। 29 देखना,
संस्कृत उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा है, तो इसे द्वितीय राजभाषा का दर्जा 2010 जनवरी 2010 में दिया गया था। चलो नेक्स्ट देखना, गढ़वाल कमिश्नरी का सृजित कब किया गया। देखो गढ़वाल कमिश्नरी वैसे तो बनती है 1969 में बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, सृजित की गई थी, सृजित यानी कि 1975 में हो सकता है, जब देहरादून को इसमें शामिल किया गया है, ठीक। चलो 31 देखना, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर जो पुस्तक है उसके लेखक है H.G. वाल्टन, ठीक है। ये हिमालय परिचय नामक पुस्तक लिखी है राहुल सांस्कृत्यान के द्वारा। हिमालय ट्रेवल्स पुस्तक है जोत सिंह नेगी, ये भी सही है। अल्मोड़ा गजेटियर्स एट किंसन, नहीं ये आंसर गलत हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एच जी वाल्टन के द्वारा लिखी गई है कौन सी पुस्तक, अल्मोड़ा गजेटियर, तो यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखना 32, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मोडले के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है प्रोफेसर गणेश सैली, ठीक है। नेक्स्ट देखना 33, रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय को 2001 में दर्जा दिया गया। 2001 में दर्जा दिया गया था इसको 7वें IIT कॉलेज का, ठीक है। वैसे ये जो बनता है विश्वविद्यालय यानी कि 1847 में इसकी 1847 में इसकी स्थापना होती है, ठीक, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, और 1949 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिलता है, विश्वविद्यालय का दर्जा मिलता है, ठीक है। बाकी 7वां IIT कॉलेज कब बनता है, ये 2001 में, ठीक। चलो नेक्स्ट देखना 34, ठीक है। 34 देखो, गलत कथन का चयन कीजिए। टिहरी डैम भागीरथी और बिलंगना नदी पर है, ठीक है भाई। किसाऊ बांध जो है वो टोंस नदी पर है देहरादून में, ठीक है, देहरादून में है। कोटेश्वर डैम सरयू नदी पर नहीं है, ठीक है, ये है भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर, यानी कि ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। बाकी लखवाड़ डैम यमुना नदी पर है देहरादून में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 35, टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना होती है 1988 में, ठीक है, और 1990 में टिहरी डैम का कार्य इसको सौंपा जाता है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना 36, मौन मेला आयोजित होता है। देखो मौन मेला वैसे ऑप्शन के हिसाब से देखें तो जौनसार में इसका राइट आंसर होगा, लेकिन ज़्यादा प्रसिद्ध जो मौन मेला है वो जौनपुर टिहरी में प्रसिद्ध है, जौनपुर टिहरी, यहाँ पर लगता है मौन मेला। और किस नदी के किनारे, अगलाड़ नदी, अलगाड़ या अगलाड़ नदी के किनारे लगता है टिहरी में ये वाला मेला। चलो नेक्स्ट देखना 37, तुबेरा, बाजी और तिमली किस जनजाति के लोकगीत है, तो ये आपके भोटिया जनजाति के लोकगीत है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना 38, निम्न संस्थानों को मेल करे, सही उत्तर छानना है। देखो सुरखंडा उत्सव होता है चंबा में, और चंबा आपका टिहरी में है, ठीक। जौल जीवी मेला लगता है धारचूला यानी कि पिथौरागढ़ में, ठीक है। ये भी पूर्णागिरी मेला टनकपुर यानी कि चंपावत में लगता है, ठीक है। और बगवाल मेला देवीधुरा में लगता है, ये भी चंपावत में लगता है, यानी कि इसका क्या बन जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन डी 4 3 2 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 39 क्वेश्चन देखना, निम्न में से कौन कुमाऊनी भाषा की फिल्म है। देखो भाई जगवाल है गढ़वाली भाषा की फिल्म, सबसे पहली यही बनी थी 1983 में पहली गढ़वाली फिल्म, ठीक है। छोटी बुआरी भी गढ़वाली फिल्म है, गढ़वाली। चालदा यात्रा आपकी जौनसारी है, ठीक है, तो ऑप्शन डी बचा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। कुमाऊनी फिल्म सबसे पहले बनी थी मेगा आ फिल्म, ठीक है, जो कि 1997 में सबसे पहले यही फिल्म बनी थी। नेक्स्ट देखना लास्ट क्वेश्चन है, उदय शंकर नृत्य एवं अकादमी की स्थापना 2003 में कहाँ पर हुई थी, ये अल्मोड़ा में हुई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि किसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, तो ये हमें बताना है। तो जिसका उल्लेख संविधान में होगा यानी कि वो क्या होंगे, वो संवैधानिक निकाय हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद है, तो इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा ये बनाया गया है। और इसका जो गठन होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का, तो इसका गठन होता है 6 अगस्त 1952 को, जिसे NDC के नाम से भी जानते हैं इसे, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट कमेटी। दूसरा है योजना आयोग, तो योजना आयोग इसका जो गठन होता है ये होता है कब, 15 मार्च 1950 को इसका गठन होता है। और ये क्या होता है, ये भी सरकार के द्वारा ये
योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन का गठन किया जाता है 15 मार्च 1950 को। और इसकी जगह अब एक नया आयोग बन गया है जिसे कहते हैं क्या, नीति आयोग। तो नीति आयोग यानी कि नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया है। और जो नीति आयोग का गठन होता है ये 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का यहाँ पे गठन होता है। तो न ही नीति आयोग और न ही योजना आयोग, ये क्या नहीं है, यानी कि संवैधानिक निकाय नहीं है, संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। और तीसरा अगर हम देखें यहाँ पे क्षेत्रीय परिषद या जिन्हें कहते हैं हम रीजनल काउंसिल, तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन जो होता है ये 1956 का जो अधिनियम आता है, 1956 के अधिनियम के तहत क्षेत्रीय परिषद या रीजनल जो काउंसिल होता है इनका गठन यहाँ पे किया जाता है। तो इनका भी संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। और वर्तमान में अगर हम देखें तो क्षेत्रीय परिषदों की बात अगर हम करें तो 1956 के अधिनियम के तहत यहाँ पर 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है। और ये 5 क्षेत्रीय परिषद कौन कौन सी होती है, तो जैसे है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसके अलावा इसमें हो जाएगी मध्य क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, इसके अलावा हो जाएगा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, और इसके अलावा हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, और एक इसमें और क्या हो जाएगा उत्तरी दक्षिणी पश्चिमी, और एक हो जाएगी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तो यानी कि ये 5 जो रीजनल काउंसिल ये बनते हैं, क्षेत्रीय परिषद बनती है, तो इनका गठन 1956 के अधिनियम के तहत इनका होता है। जैसे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ, नई दिल्ली में, ठीक है। इसके अलावा मध्य क्षेत्रीय परिषद, तो इसका मुख्यालय प्रयागराज या जो इलाहाबाद है, नया नाम प्रयागराज, तो यहाँ पर होगा। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा, तो ये चेन्नई में इसका मुख्यालय होगा। और ऐसे ही पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, तो इसका मुख्यालय जो होगा वो मुंबई में हो जाएगा। और जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय हो जाएगा कहाँ पे, कलकत्ता में। तो ये 1956 के अधिनियम के तहत ये बनती है। और एक नया 1971 का जो अधिनियम के तहत जो एक नया क्षेत्रीय परिषद बनती है, तो 1971 के अधिनियम के तहत एक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद बनती है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद बनती है। और इस पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय होता है ये कहाँ पर होता है, तो ये शिलोंग मेघालय में इसका मुख्यालय होगा। तो ये कुल मिलाकर यानी कि क्षेत्रीय परिषद है, तो संविधान में इनका उल्लेख नहीं किया गया है। तो बाकी इनका पूछा जाता है कि जो क्षेत्रीय परिषद होती है, इन क्षेत्रीय परिषदों का जो अध्यक्ष होता है, तो इनका अध्यक्ष कौन होता है, तो इनका अध्यक्ष होता है गृह मंत्री, ठीक है। देश का जो गृह मंत्री होगा वो क्षेत्रीय परिषदों का क्या होगा, गृह मंत्री होगा। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आएगा, तो उत्तराखंड जो आता है वो मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत यहाँ पे उत्तराखंड आएगा। तो इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं, तो क्षेत्रीय परिषदों के जो अलग अलग राज्यों के जो मेंबर होते मुख्यमंत्री होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं उपाध्यक्ष के रूप में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा क्या, तीनों के तीनों क्या नहीं है यहाँ पे, संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 42 वाला क्वेश्चन है। इसमें है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल, अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल में होगा, तो आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान किया गया है। तो राष्ट्रीय आपातकाल किन प्रावधानों के आधार पर लग सकता है, तो पहला है इसमें हथियारबंद विद्रोह के आधार पे। इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं क्या, सशस्त्र विद्रोह इसी को कहा जाता है। यानी कि विद वेपन के आधार पे सशस्त्र विद्रोह, आपके पास हथियार है, हथियारों के आधार पे विद्रोह होता है, तो इसके आधार पे आर्टिकल 352 के तहत क्या लगाया जा सकता है, नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। दूसरा अगर हम बात करें बाह्य आक्रमण के आधार पे, तो अगर किसी दूसरे देश ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया, बाह्य आक्रमण हो गया, तो इस आधार पे भी क्या हो सकता है, नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जा सकती है। इसके अलावा है युद्ध के आधार पे, तो युद्ध अगर किसी देश के साथ होता है तो इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे लगाई जा सकती है। और डी वाला है कि ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पे, तो यानी कि इन तीनों आधारों पे राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो डी इसका राइट आंसर होना था। अगर पूछा जाएगा कि मूल संविधान में, यानी कि वहां पर सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था, वहां पर सशस्त्र विद्रोह किस जगह क्या था, यहाँ पे आंतरिक अशांति शब्द यहाँ पे लिखा गया था। आंतरिक अशांति शब्द यहाँ पे मूल संविधान में था। और बाद में एक संविधान संशोधन होता है 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। तो इस 44वें संविधान संशोधन के आधार पे क्या किया जाता है, आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। अगर पूछा जाएगा कि आंतरिक अशांति के आधार पे कौन सा आपातकाल लगा था या अभी तक कितने आपातकाल लगे हैं, तो 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। एक है 1962 में, दूसरा है 1971 में और तीसरा है 1975 में। तो अभी तक 3 बार ही नेशनल इमरजेंसी लगी है। 1962 में किस आधार पे लगता है, तो यहाँ पर भारत और चीन का युद्ध यहाँ पे होता है, चीन युद्ध। 1971 क्यों लगता है, तो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, तो पाक युद्ध के कारण यहाँ पे
नेशनल इमरजेंसी लगती है। और 1975 में यहाँ पर इंदिरा गांधी के समय में यहाँ पे आंतरिक अशांति के आधार पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो ये 3 बार ही क्या लगा है अभी तक, राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ पे लगा है, और इसे 352। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होना था वो डी यहाँ पे राइट आंसर होना था। यहीं पर एक जुड़ा है यहाँ पे, जो आंतरिक अशांति के आधार पे नेशनल इमरजेंसी लगी है, तो ये कब लगी थी, तो ये 25 जून 1975 को ये नेशनल इमरजेंसी लगी थी। इसलिए सरकार ने कहा कि 25 जून को क्या मनाया जाएगा इस दिन, तो इस दिन संविधान हत्या दिवस के रूप में यहाँ पर मनाने की बात यहाँ पे आई है, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं इसमें 43 वाला क्वेश्चन। 43 वाला क्वेश्चन है, 43 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए है और दूसरे को कारण आर यहाँ पे कहा गया है। तो पहला है इसमें कथन ए, सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। तो पहले तो आपको सरकारिया आयोग का पता होना चाहिए। सरकारिया जो कमीशन होता है, या यहाँ पर इनका नाम होता है आर एस सरकारिया, रणजीत सिंह सरकारिया इनका नाम यहाँ पे होता है। तो रणजीत सिंह सरकारिया या आर एस सरकारिया जो आयोग है, ये किससे संबंधित होगा, तो ये केंद्रीय राज्य संबंधों से संबंधित है। तो पूछा जाता है कि किससे संबंधित सरकारी आयोग है, तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित ये होगा। ठीक है, तो इसका जो गठन, अगर गठन की बात की जाए, सरकारी आयोग का गठन कब होता है, तो इसका गठन होता है 1983 में, और ये अपनी रिपोर्ट कब सौंपता है गवर्नमेंट को, तो ये सौंपता है 1988 में। तो ये यहाँ पर राज्यों को मजबूत करने के लिए अलग अलग ये सुझाव देता है आर एस सरकारिया आयोग। तो इसमें पहला है कि सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम यहाँ पे होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही है कि 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, तो ये सरकारी आयोग यहाँ पे कहता है। कारण आर है, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई है उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। तो कारण आर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि कारण आर ए का स्पष्टीकरण कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर हम इसमें देखते हैं, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है, इसी कारण से जो सरकारी आयोग है वो कहता है कि जो अनुच्छेद 356 है उसका प्रयोग कम से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब दोनों के दोनों ए और आर दोनों सही है, और यहाँ पर आर क्या कर रहा है, ए का सही स्पष्टीकरण यहाँ पे कर रहा है, तो यह सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होना है, तो वो इसका सी राइट आंसर यहाँ पे होगा कि दोनों के दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या यहाँ पे करता है। ठीक है, तो ये सरकारी आयोग, इसी सरकारी आयोग के आधार पे एक अंतर्राज्य परिषद का गठन होता है। आपने सुना होगा अंतर्राज्य परिषद, अंतर्राज्य परिषद। अंतर्राज्य परिषद का जो गठन का प्रावधान है, इसका प्रावधान है अनुच्छेद कहाँ पे, अनुच्छेद 263 में। और इसी सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पे पहली बार अंतर्राज्य परिषद का गठन जो किया जाता है, वो गठन किया जाता है कब, 1990 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहला यानी कि जो अंतर्राज्य परिषद का गठन हुआ है वो किसके आधार पे हुआ है, तो ये सरकारी आयोग की सिफारिशों के आधार पे ये अंतर्राज्य परिषद का गठन हुआ है। अंतर्राज्य परिषद का क्या उद्देश्य है, तो यानी कि जो केंद्र और राज्यों के मध्य जो भी मतभेद वगैरह है, या केंद्र और राज्यों के जो संबंध होते हैं उनको मजबूत करना ही इसका उद्देश्य होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 44 वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे 44 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यहाँ पे भारत का उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय की बात करेंगे हम, तो सुप्रीम कोर्ट की बात यहाँ पे हो रही है। भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषय पर सलाह देता है। तो ये आपको देखना है कि किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देगा। तो पहला है स्वप्रेरण पर, यानी कि खुद ही सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को विधि के संबंध में परामर्श देता है। ये सही होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट खुद ही नहीं देता है यहाँ पे। तो पहला वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा वाला है यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है, तो बिल्कुल यानी कि जब राष्ट्रपति ऐसी कोई सलाह मांगते हैं, और ये प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है आर्टिकल 143 में। तो आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट ये राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगने का अधिकार है, या विधि पर सलाह मांगने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट से। तो जब ऐसी कोई सलाह राष्ट्रपति मांगेंगे तभी क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा। अपने स्वविवेक से सुप्रीम कोर्ट को ही भी यानी कि परामर्श नहीं देता है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट
परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट जो परामर्श देंगे राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति भी उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। तीसरा वाला है कि केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित होगा, तो यानी कि इस कारण से भी सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को कोई परामर्श नहीं देते हैं। तो जब राष्ट्रपति ऐसा कोई किसी विषय पर परामर्श मांगते हैं तो तभी सुप्रीम कोर्ट देगा। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो होना था क्या, केवल और केवल 2 ही इसका क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पे होगा। तो अभी आजकल चर्चा में देखा होगा, चर्चा में क्यों है, आजकल जो तमिलनाडु में जो राज्यपाल थे वहां की, तो उन्होंने काफी विधेयक काफी लंबे समय से वहां पर विधेयकों को लटका रखा था, उनको स्वीकृति नहीं दी। कुछ विधेयक राज्यपाल ने क्या किया, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे थे, राष्ट्रपति के द्वारा भी उनको स्वीकृत नहीं किया गया। बाद में अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यानी कि वहां पर आर्टिकल 142 है, अनुच्छेद 142 अगर आपने पढ़ा होगा, ये सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस का अधिकार यहाँ पे देता है। आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी अनुच्छेद के तहत जो राज्यपालों के लिए तय समय किया है कि राज्यपाल क्या करें, कम से कम 1 माह के अंतर्गत कोई भी विधेयक अगर विधानमंडल द्वारा पारित होता है तो 1 माह के अंतर्गत उन विधेयकों पर हस्ताक्षर करने चाहिए। और अगर ये राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति यहाँ पे क्या होगा, राष्ट्रपति अधिकतम 3 माह तक यहाँ पे 3 माह के अंदर अंदर इन विधेयकों पर अपनी स्वीकृति वहां पर दे देंगे, ठीक है। और अगर नहीं देते हैं राष्ट्रपति 3 माह के अंतर्गत स्वीकृति, तो राष्ट्रपति को इसका कारण बताना होगा। तो इसी कारण से जब ये चर्चा का विषय अभी बना, तो राष्ट्रपति ने क्या किया, अभी वर्तमान में 14 विषयों पर, अभी 14 विषयों में हाल ही में 14 विषयों पर सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत परामर्श सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे मांगा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होना है वो केवल और केवल क्या होगा, दो ही इसका राइट आंसर होगा। जैसे आपने बेरुवाड़ी वाला वाद पढ़ा होगा 1960 का, तो उस समय में भी क्या होता है, राष्ट्रपति क्या करते हैं, आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगते हैं, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर है 2, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें इसका राइट आंसर होना है केवल बी वाला हो जाएगा, केवल 2। अगला इसमें 45 वाला क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, उच्च सदन इसे कहा जाता है। उच्च सदन हो गया, अस्थायी सदन हो गया, ठीक है, इस प्रकार से इसे कहा जाता है। तो क्यों इसे अस्थायी सदन कहते हैं, तो पहला है इसमें सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, तो इसके मेंबर आजीवन सदस्य नहीं होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा है इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, तो ये सही हो जाएगा कि राज्यसभा को कभी भी यानी कि भंग या विघटित नहीं किया जा सकता है, तो ये दूसरा वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा सी है, इसमें कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, तो अवकाश तो ग्रहण करते हैं, प्रत्येक 1/3 जो सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं, अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और इतने ही नए सदस्य क्या हो जाते हैं, चुन लिए जाते हैं। तो ये तो सही है, लेकिन इस कारण से राज्यसभा को अस्थायी सदन नहीं कहा जाता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको कभी भी समाप्त या भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह क्या है, एक निरंतर चलने वाला सदन है, ठीक है, निरंतर चलने वाला सदन है, निरंतर चलने वाला सदन, ठीक है, और इसीलिए इसे अस्थायी सदन यहाँ पे कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो केवल और केवल क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला इसमें 46 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन और वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पे होंगे, एक तो पर्यावरण की बात यहाँ पे हो रही है, दूसरे वन और वन्य जीवन की रक्षा का प्रावधान की बात यहाँ पे हो रही है। तो पहला है यहाँ पर केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, तो जो हमारे डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो यहाँ पर क्या है, इसका प्रावधान किया गया है पर्यावरण संरक्षण और वन और वन्य जीवों के संरक्षण की बात। और ये आर्टिकल कहाँ पे होगा, तो आर्टिकल 48 का ए यहाँ पे है, और ये भी बाद में जोड़ा गया था, 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। इस संशोधन के द्वारा ये प्रावधान हमारे नीति निर्देशक तत्वों में ये जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर पहला कथन क्या हो जाएगा यहाँ पे कि नीति निर्देशक तत्वों में ये है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है केवल मूल कर्तव्यों में, तो जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, हमारे मौलिक कर्तव्य है, और इसमें भी यानी कि हमारा जो 7वां मौलिक कर्तव्य है, तो इसमें पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा की बात यहाँ पे हमारी कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये कहाँ पे होंगे, तो ये भाग जो 4 है, 4 के ए में ये प्रावधान है मौलिक कर्तव्यों का, और इसके लिए आपने पढ़ा होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे क्या होता है, स्वर्ण सिंह समिति, इस समिति की सिफारिश के आधार पे ही क्या होता है, ये 42वां संविधान संशोधन होता है 1976,
इसी के आधार पे सबसे पहले 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं और बाद में एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है जो निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, अभिभावकों का कर्तव्य होगा। और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य यहाँ पे जोड़ा जाता है। तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो उसमें से जो 7वां वाला मौलिक कर्तव्य है तो वो हमारे पर्यावरण संरक्षण, वन, वन्य जीव, इसका प्रावधान यहाँ पे करता है। तो इसका जो राइट आंसर होना था तो ए और बी दोनों के दोनों इसमें राइट आंसर होने थे, तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें 47 वाला क्वेश्चन है। 47 वाला क्वेश्चन है, चिनूक पवनों को संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती मैदानों पर क्या प्रभाव पड़ता है। चिनूक पवनों का तो यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या चिनूक पवन की अगर हम बात करें, चिनूक जो पवन होती है, ये जो पवन होती है चिनूक पवन, तो ये कहाँ चलती है, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये चलती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और यहाँ यूएसए कनाडा जो क्षेत्र है यहाँ पे रॉकीज पर्वत है, जो रॉकीज पर्वत, तो रॉकीज पर्वत श्रृंखला पे ये चलती है। चिनूक जो पवनें होती हैं रॉकीज पर्वत श्रृंखला पे ये चलेंगी। और ये किस प्रकार की पवनें होती हैं तो पूछा जाता है, तो ये स्थानीय गर्म पवन है, स्थानीय गर्म पवन ये होगी। और ये पवन क्या करती है, जब रॉकी पर्वत श्रृंखला पे ये चलती है तो वहाँ का यानी कि गर्म है, तो वहाँ जो बर्फ वगैरह जो गिरी रहती है तो उस बर्फ को भी ये क्या कर देती है, पिघला देती है चिनूक पवन। इसलिए इस पवन के आधार पे जब वहाँ की बर्फ पिघल जाएगी तो वहाँ क्या होता है, वहाँ के जो पशुपालक होते हैं तो पशुपालकों को वहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, चारा प्राप्त होगा। और इसीलिए चिनूक पवन को कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है कौन सी पवन, तो हिमभक्षी पवन इसे कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि हिमभक्षी पवन के नाम से इसे जाना जाता है, तो चिनूक पवन को ही हिमभक्षी पवन के नाम से जाना जाता है। तो इससे क्या होगा, तो शीतकालीन तापमान बढ़ जाता है। तो शीतकाल यानी कि जब ठंड रहेगी वहां पे बर्फ वगैरह रहेगी, ये चिनूक गर्म पवन है तो ठंड में वहां का क्या कर देगी, टेम्परेचर बढ़ा देगी। तो बिल्कुल ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शीतकाल में क्या हो जाएगा, वहां का तापमान बढ़ जाता है, तो ए इसका राइट आंसर होना था। दूसरा ग्रीष्मकालीन में तापमान घट जाता है तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इसमें गलत हैं, तो ए इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला है इसमें 48 वाला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। तो यानी कि एक थ्योरी दी है जिसमें क्या है, बीच में क्या है, सूर्य है, और बाकी जैसे पृथ्वी है या अन्य खगोलीय पिंड है वो क्या कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो ये परिकल्पना किसने दी है, तो ये दी है किसने, कोपरनिकस के द्वारा दी जाती है, कोपरनिकस या कोपरनिकस के द्वारा। तो इस सिद्धांत को कहा जाता है क्या, इसको कहते हैं क्या, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, या इसे और क्या कहते हैं, इसे कहेंगे हम सूर्य केंद्रित सिद्धांत, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। ठीक है, तो ये कोपरनिकस के द्वारा दी गई थी, कब सिद्धांत ये दिया गया था 1543 में। तो 1543 ईस्वी में कोपरनिकस के द्वारा ये सिद्धांत दिया जाता है जिसे हीलियोसेंट्रिक या सूर्य केंद्रित सिद्धांत कहते हैं। बीच में सूर्य होगा और अन्य जितने खगोलीय पिंड हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, उसमें पृथ्वी भी यहाँ पे सम्मिलित होगी। एक ऐसे ही यहाँ पे आता है कि टॉलमी के द्वारा, टॉलमी क्या कहते हैं, टॉलमी कहते हैं बीच में क्या है, बीच में पृथ्वी है, बीच में पृथ्वी है और अन्य सारे खगोलीय जो पिंड हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो ये कौन कहते हैं, ये टॉलमी कहते हैं। ठीक है, और टॉलमी के द्वारा जो सिद्धांत ये दिया जाता है इसको कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी, या इसे कहते हैं क्या, भूकेंद्रित सिद्धांत, भूकेंद्रित सिद्धांत। तो अगर पूछा जाएगा भूकेंद्रित सिद्धांत किसने दिया, तो ये टॉलमी के द्वारा दिया जाता है। बीच में पृथ्वी है, सारे खगोलीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले तो पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है, तो ये किसने कहा, तो ये कोपरनिकस के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गैलीलियो की बात करें तो इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया है, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार। इसके अलावा जो खगोलीय पिंड हैं उनकी जानकारी वगैरह ये जुटाते हैं, खगोलीय पिंडों की, गैलीलियो अपनी दूरबीन के माध्यम से। आइजैक न्यूटन, तो इन्होंने गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसके बारे में इन्होंने अपना नियम दिया, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है। ऐसे केपलर की बात करें तो केपलर ने क्या दिया है, तो इन्होंने ग्रहों की गति के 3 नियम दिए हैं, ग्रहों के गति के नियम है ना, और ये 3 नियम यहाँ पे देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो सी इसका राइट आंसर होना था। अगला है इसमें 49 वाला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। तो पढ़ा होगा फुलहर झील कहाँ पे है, फुलहर झील, तो ये पड़ेगा कहाँ, यूपी, और यूपी के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में, पीलीभीत क्षेत्र में ये फुलहर झील यहाँ पे पड़ती है। तो इसकी बात करें तो यहाँ से एक नदी निकलती है, फुलहर झील से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम होता है क्या, गोमती नदी, गोमती नदी।
और ये गोमती नदी किसकी सहायक नदी होगी? तो ये सहायक नदी है किसकी? गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक। और ये कहाँ किस ओर से ये गंगा में मिलेगी? तो ये गंगा में बाईं ओर से ये गंगा में मिलती है गोमती नदी। और इसी गोमती नदी के तट पे पूछा जाता है, जो यूपी की राजधानी है लखनऊ, तो ये इसी गोमती नदी के तट पे यहाँ पे होगा। इसके अलावा जैसे जौनपुर आता है तो ये भी क्या होगा? इसी गोमती नदी के तट पे स्थित होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होना था वो सी इसका राइट आंसर होना था कि फुल्लर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहीं पर अगली बात करें, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो कावेरी नदी की अगर हम बात करें तो ये निकलती है कहाँ से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ पड़ेगी? ब्रह्मगिरी ये पड़ेंगे कहाँ पे? कर्नाटक में। तो ये प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदी है और ये यहाँ कर्नाटक वाले क्षेत्र से आती है और इधर से होते हैं ये कहाँ जाएगी? ये बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। तो यहाँ पर अगर इसकी विवाद की बात करें, जल बंटवारे की विवाद की बात, तो इसमें क्या होगा? एक तो कर्नाटक हो जाएगा इधर, इसके अलावा यहाँ तमिलनाडु हो जाएगा, इसके अलावा यहाँ केरल हो जाएगा और इसके अलावा यहाँ पे पुडुचेरी भी इसमें शामिल होता है। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो डी इसका राइट आंसर होना था कि तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया और इसमें अगर हम बात करें तो पुडुचेरी ये भी इसमें शामिल होगा। तो ये जल बंटवारा विवाद इन राज्यों के बीच है, तो इसका डी यहाँ पे राइट आंसर होना था। एक अगर हम आर्टिकल पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो ये अंतर्राज्यीय जो जल विवाद है, इसके लिए कहाँ पे प्रावधान किया गया है अंतर्राज्यीय जल विवादों से संबंधित? तो इसका प्रावधान आर्टिकल 263 में प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 263। तो यहाँ पर अगर अंतर्राज्य यानी कि किसी राज्यों के मध्य या दो से अधिक राज्यों के मध्य किसी जल से संबंधित विवाद होता है तो आर्टिकल 263 के तहत प्रावधान यहाँ पे किया गया है। और इसी के तहत अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, जो जल विवाद अधिनियम है, ये अगर पूछा जाएगा कब ये पारित हुआ जल विवाद अधिनियम, कब का आया है? तो जल विवाद अधिनियम 1956 में ये पारित किया गया था। ठीक है, तो आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्यीय जल विवाद और इसके लिए अधिनियम जो पारित हुआ है तो वो 1956 में पारित होता है। तो इसका डी राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला देखते हैं, इसमें 51 वाला क्वेश्चन है। 51 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे हमें बताना कि कौन सुमेलित नहीं है। पहला है यहाँ पे सोना, तो गोल्ड के लिए कोलार व हट्टी की खान, तो ये कहाँ पे होंगी? तो ये है कर्नाटक में। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सोना, कोलार, हट्टी की खाने, तो ये सही सुमेलित है। दूसरा है कोयला, कोयला के लिए झरिया प्रमुख रूप से जाना जाता है, ये कहाँ पे पड़ेगा? तो ये झारखंड में पड़ेगा, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है इसमें लोह अयस्क, तो लोह अयस्क ये गंटूर पड़ेगा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। तो ये लोह अयस्क के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि जैसे तंबाकू हो गया, गंटूर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तंबाकू हो गया, इसके अलावा मिर्च हो गया, इस प्रकार से इनके लिए यहाँ पे जाना जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। हीरा पन्ना की खान है जो मध्य प्रदेश में, तो हीरा के लिए जानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है कि हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला इसमें 52 वाला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट किसको जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि नेशनल वाटरवे की बात यहाँ पे कर रहे हैं, नेशनल वाटरवे फर्स्ट वाली। तो नेशनल वाटरवे जो फर्स्ट है, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट है, तो ये जोड़ता है किसको? हल्दिया को इलाहाबाद से ये जोड़ता है या हल्दिया को प्रयागराज से ये जोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो होना था क्या? सी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। बाकी अगर हम इसकी बात करें, नेशनल वाटरवे जो फर्स्ट है, ये टोटल अगर देखें तो ये क्या होता है? ये सबसे लंबा नेशनल वाटरवे भी होता है। इसकी जो कुल लंबाई होती है, तो इसकी कुल लंबाई हो जाएगी कितनी? 1620 किलोमीटर। और ये सबसे पहले भी बना है, तो 1986 में नेशनल वाटरवे फर्स्ट यहाँ पे बन जाता है। तो ये हल्दिया से प्रयागराज या इलाहाबाद तक, और किस नदी पे होगा? तो ये गंगा नदी पर ये होगा नेशनल वाटरवे फर्स्ट। वहीं पर अगर हम नेशनल वाटरवे सेकंड की बात करें तो ये सदिया से धुबरी तक ये नेशनल वाटरवे 2 होता है। और ये कहाँ पे होगा? किस नदी पे होगा? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर नेशनल वाटरवे होगा यहाँ पे। ऐसे हम बात करें यहाँ पे तीसरा नेशनल वाटरवे, तो ये कोलम से कोट्टापुरम या कोट्टापुरम से कोलम तक, तो ये नेशनल वाटरवे थर्ड यहाँ पे होगा और ये केरल क्षेत्र में ये पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होना था वो होना था सी इसका राइट आंसर होना था कि नेशनल वाटरवे जो फर्स्ट होगा वो हल्दिया को प्रयागराज या इलाहाबाद से जुड़ता है। अगला इसमें 53 वाला क्वेश्चन है, क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, व्यवस्थित करें। तो पहला है इसमें साइमन कमीशन का भारत आगमन। तो साइमन कमीशन कब भारत आता है? ये आता है 3 फरवरी 1928 को। और ये कहाँ पहुँचता है सबसे पहले? तो मुंबई ये पहुँचता है 1928 को।
तो 1919 का जो अधिनियम होता है उसके आधार पे जांच करने के लिए कि कैसी परिस्थितियां क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके लिए ये साइमन कमीशन यहाँ पे बनाया जाता है। और आपने पढ़ा होगा इसे व्हाइट कमीशन भी कहते हैं। इसमें टोटल 7 सदस्य होते हैं, सातों के सातों इसमें क्या होते हैं, अंग्रेज इसमें होते हैं। भारत में इसका विरोध किया जाता है, इसका काले झंडे दिखाकर इसका विरोध किया जाता है। तो ये 3 फरवरी 1928 को यहाँ पे हो जाएगा। अशोक आंदोलन की बात करें तो ये 1 अगस्त 1920 को यहाँ पे अशोक आंदोलन यहाँ पे शुरू होता है। ठीक है, तो ये अशोक जो आंदोलन होता है ये 1920 में यहाँ पे होगा। इसके अलावा हम बात करें पूना पैक्ट की बात करें तो पूना पैक्ट किसके मध्य होता है, तो ये 5 मार्च 1931 को, तो ये महात्मा गांधी और किसके मध्य होगा, इरविन के मध्य ये होगा, महात्मा गांधी और इरविन के मध्य। और इसमें क्या किया जाता है, जैसे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहाँ पे कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी के साथ इरविन का समझौता होता है। और इसी के आधार पे आगे चलकर महात्मा गांधी क्या करते हैं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन की यहाँ पे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन लंदन में यहाँ पे जाते हैं। अगला इसमें गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन जो समझौता होगा ये होगा कब, 1932 में। तो ये 24 सितंबर 1932 को ये गांधी जी और किसके मध्य ये होगा, तो ये क्या कहते हैं, अंबेडकर के मध्य, गांधी जी वो अंबेडकर के मध्य ये यहाँ पे समझौता होता है गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जिसे जानते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सबसे पहले इसमें आएगा अशोक आंदोलन 2, उसके बाद आएगा इसमें फिर 1 और उसके बाद आएगा इसमें 3 और 4, 2 1 3 4। तो इसका राइट आंसर होना था ए, इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। ठीक है, अगला इसमें 54 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं होगा। पहला है यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग के समय में ये आया था पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये कब आता है, ये 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से। तो वारेन हेस्टिंग इस समय यहाँ रहते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पे, इनके समय में ये आया है वारेन हेस्टिंग के समय में। दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या इसी को क्या कहते हैं, हड़प नीति से कहते हैं, हड़प नीति। ठीक है, या व्यापकगत सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लाया जाता है, तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया जाता है। और यहाँ पर अलग अलग जो साम्राज्य होते हैं उनको धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य में यहाँ पे इस हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा यहाँ पे मिलाया जाता है। जैसे सबसे पहले इसमें 1848 में सबसे पहले सतारा को यहाँ पे मिलाया जाता है, सतारा महाराज। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग, जैनपुर, शबलपुर, इसके अलावा झांसी हो गया, अवध हो गया, इन साम्राज्यों को हड़प नीति के द्वारा या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा, डलहौजी द्वारा इनको मिलाया जाता है। तो बी वाला भी इसमें सही हो जाएगा। तीसरा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो ये कब आता है, ये 1878 में आता है। तो इस समय कौन होंगे, इस समय लॉर्ड कर्जन इस समय नहीं होंगे, इस समय जो गवर्नर ये वाइसराय के रूप में होंगे। तो ये इस समय कौन होते हैं, लिटन यहाँ पे होंगे, लिटन के कार्यकाल के दौरान। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, तो यानी कि जो भारतीय समाचार पत्र होते थे उन पे उन अधिनियम उन पे जो समाचार पत्र हैं उन पे प्रतिबंध लगाने से संबंधित ये अधिनियम यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया जाता है 1878 में। तो ये लॉर्ड लिटन के समय में है। तो हमें यहाँ पे गलत बताना है, तो गलत यानी कि इसमें रॉन्ग हो जाएगा, सी वाला ही इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इल्बर्ट बिल की बात करें तो ये लॉर्ड रिपन के समय में ही 1883 में ये इल्बर्ट बिल आता है, तो ये सही हो जाएगा डी वाला भी। तो इल्बर्ट बिल आता है कि जो भारतीय लोग हैं वो यूरोपियों का ये न्यायालय संबंधित ये बिल होता है इल्बर्ट बिल। तो भारतीय जो न्यायाधीश हैं या भारतीय जो वकील हैं वो यूरोपियों का केस भी वहाँ पे लड़ सकते थे। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी यहाँ पे राइट आंसर होना था। अगला इसमें 55 वाला क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो एक तो हम बात करते हैं पुनर्जागरण का अग्रदूत। अगर पुनर्जागरण का अग्रदूत पूछा जाएगा तो वहां पे कौन होंगे, वहां पे राजा राम मोहन राय उसका आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। लेकिन यहाँ पर पूछा गया क्या, पश्चिमी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत। तो यहाँ पर जो होते हैं पश्चिमी भारत के, तो ये MG रानाडे होते हैं। ये महाराष्ट्र क्षेत्र में यहाँ पे लोगों को पुनर्जाग यानी कि ये समाज सुधारक होते हैं, समाज सुधार करते हैं। इसके अलावा राजनीति के क्षेत्र में भी रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पुरानी जो प्रथाएं वगैरह थी उनको समाप्त करना इनका उद्देश्य होता है। तो इस कारण से इनको पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा जैसे विधवा पुनर्विवाह संघ है, विधवा पुनर्विवाह संघ है, पुनर्विवाह संघ, इसका गठन इनके द्वारा किया जाता है। विधवा पुनर्विवाह संघ का गठन 1861 में इसका गठन यहाँ पे करते हैं। जैसे इसमें आता है पूना सार्वजनिक सभा होती है, उसमें उसके लिए भी उसके संस्थापकों में भी होते हैं पूना सार्वजनिक सभा।
सार्वजनिक सभा। इसके अलावा जैसे प्रार्थना समाज होते हैं, तो प्रार्थना समाज में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पे होता है एम.जी. रानाडे का। तो यहाँ पर इस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है, पश्चिमी भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगला है इसमें जैसे गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें, तो गोपाल कृष्ण गोखले क्या करते हैं, ये 1905 में क्या बनाते हैं, एक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना ये करते हैं 1905 में, ठीक है, इंडिया सोसाइटी। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक जैसे अपना होम रूल आंदोलन चलाते हैं, होम रूल आंदोलन, और ये 1916 में होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो ए इसका राइट आंसर होना था, ठीक है। अगला इसमें 56 वाला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ दे रखा है यूरोपीय व्यापारिक जो कंपनियां हैं उनका नाम, और दूसरी तरफ दे रखा है यहाँ पे क्या, सूचियां। तो पहला इसमें पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनती है, या सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत में आते हैं, और इनकी जो कंपनी यानी कि 1498 में बनती है। और पुर्तगाल से आने वाला प्रथम व्यक्ति आपने पढ़ा होगा कि वास्को डी गामा, ये आएगा 1498 में ही। और सबसे पहले ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते, ये या आशा अंतरिक्ष जिसे कहते हैं, वहां से होते हुए ये सबसे पहले कहाँ पे पहुंचता है, तो केरल के कालीकट क्षेत्र में ये पहुंचता है, जहां जमोरिन इसका स्वागत वगैरह करता है। तो ये पहले का क्या हो जाएगा, 1498। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये 1600 में ये स्थापित हो जाती है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा पूर्वी देशों में व्यापार करने के उद्देश्य से इसको लाइसेंस प्रदान किया जाता है। तो बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, तो इनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, तो वो 1602 ईस्वी में डचों की कंपनी बनती है। वैसे अगर आने के क्रम में देखा जाए, तो आने के क्रम में यूरोपियों से जो भारत में आते हैं, तो आने के क्रम में अंग्रेजों से पहले कौन आ जाएंगे, यहाँ पे डच यहाँ पे आ जाते हैं। डच में जो आते हैं तो ये 1596 ईस्वी में यहाँ पे पहुंच जाते हैं, 1596 ईस्वी में। लेकिन इनकी जो कंपनी स्थापित होगी तो वो 1602 ईस्वी में स्थापित होगी। तो इनका क्रम लगाने के लिए भी आता है कि आने के क्रम में कब कब आए हैं, तो पुर्तगाली आएंगे, फिर डच आएंगे। अगर आने के क्रम में पूछा जाएगा तो सबसे पहले पुर्तगाली आएंगे, पुर्तगाली के बाद डच आएंगे, डच के बाद अंग्रेज आएंगे, अंग्रेज के बाद डेनिश आते हैं, डेनिश डेनमार्क वाले, और उसके बाद फ्रांसिस आते हैं। तो ये इनका आने का क्रम होगा। लेकिन अगर कंपनी की स्थापना के क्रम में आएगा तो डचों से पहले यहाँ पे अंग्रेज आएंगे, तो पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसिस, इस क्रम में यहाँ पर हो जाएंगे। तो अगला है इसमें क्या, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यानी कि 1664 में यह स्थापित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर जो होना था, तो 1 2 3 4 इसका राइट आंसर होना था कि ये इसी प्रकार से क्रम में है। तो ए इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था, ठीक है। अगला इसमें 57 वाला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा जाएगा, ये लड़ा जाता है किसके मध्य, अकबर और राणा प्रताप के मध्य। तो अकबर और राणा प्रताप के मध्य ये युद्ध लड़ा जाएगा, राणा प्रताप या महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। और यहाँ पे अकबर का जो सेनापति होता है मान सिंह, वही नेतृत्व कर रहा होता है सेना का। इस युद्ध में जीत किसकी होती है, तो मुगलों की यहाँ पे जीत होती है, मुगलों की जीत यहाँ पे होगी। और इस युद्ध का जो उद्देश्य था, इस जीत का उद्देश्य जो अकबर का था, तो वो था क्या, ए इसका राइट आंसर होना था। राणा प्रताप को अपने अधीन लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पे होता है। तो ए राइट आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है। अगला इसमें 58 वाला क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया है। तो तुलगुमा युद्ध नीति की अगर हम बात करें तो ये होती क्या है, तो यानी कि जो अपने विरोधी हैं या दुश्मन हैं, तो उनको क्या करना है, एक रणनीति के आधार पे उनको चारों तरफ से घेर कर उनको घेरना है और फिर युद्ध लड़ना है। तो यानी कि एक रणनीति के आधार पर चारों तरफ से घेर कर हम कह सकते हैं, है ना, एक पद्धति जिसे हम कहते हैं तुलगुमा युद्ध नीति। तो इस प्रकार का जो प्रयोग बाबर ने सबसे पहले किया है, तो वो पानीपत के प्रथम युद्ध में करेगा। पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है, तो ये कब होगा, ये 1526 में ये प्रथम युद्ध होगा। और ये युद्ध किसके मध्य लड़ाया जाएगा, तो ये लड़ा जाएगा किसके मध्य, बाबर व इब्राहिम लोदी। तो यानी कि यहीं से क्या होता है, दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। इब्राहिम यानी कि जो लोदी वंश होता है उसका अंत हो जाता है, या दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। और यहाँ से 1526 से क्या हो जाता है, मुगल काल यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो पानीपत के युद्ध से ही मुगल काल की शुरुआत होती है, बाबर इसके संस्थापक होते हैं।
तुलगमा नीति, तो इस प्रकार से ये रणनीति के आधार पर घेर कर ये युद्ध लड़ा जाएगा और पूछा जाएगा अगर कहाँ से बाबर ने ये सीखी थी तुलगमा युद्ध नीति, तो इसने उज्बेकों से तुलगमा युद्ध नीति बाबर ने यहाँ पे सीखी थी। ठीक है, जैसे खानवा के युद्ध की बात करें तो खानवा का युद्ध कब होगा, तो ये 1527 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके मध्य होता है, तो ये राणा सांगा और बाबर के मध्य, राणा सांगा व बाबर के मध्य यहाँ पे ये युद्ध लड़ा जाता है, खानवा का युद्ध। और ये खानवा कहाँ पे पड़ेगा, तो खानवा राजस्थान में ये क्षेत्र पड़ेगा। अगर पूछा जाएगा कि बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था, तो इसी खानवा के युद्ध में क्या होता है, यहाँ पे बाबर के द्वारा जिहाद का नारा यहाँ पे दिया जाता है, यानी कि अपने सैनिकों में जोश भरने के उद्देश्य से यहाँ पे धर्म को बीच में लाता है, जिसे जिहाद का नारा यहाँ पे कहते हैं। तो यानी कि खानवा के युद्ध में ही जिहाद का नारा बाबर के द्वारा यहाँ पे दिया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें घाघरा का युद्ध, तो घाघरा का युद्ध कब लड़ा जाएगा, तो ये लड़ा जाएगा कब, 1529 ईस्वी में। ठीक है, 1529 सॉरी, ये खानवा का जो युद्ध होगा ये 1527 हो जाएगा खानवा का युद्ध। 1527 में खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, और उसके बाद जो घाघरा का युद्ध हो जाएगा वो 1529 ईस्वी में यहाँ पे लड़ा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो बी राइट आंसर होना था। ठीक है, अगला इसमें 59 वाला क्वेश्चन है, आरंभिक जो नदियां थी इनका यहाँ पे बताना है कि जो आरंभिक वैदिक साहित्य में वर्णित नदी थी, तो इसमें सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी, तो सर्वाधिक जो वर्णित नदी थी तो वो थी यहाँ पे कौन सी, सिंधु। 176 बार यहाँ पे सिंधु नदी का वर्णन यहाँ पे देखने को मिलता है। सतुर्दी यानी कि इसको सतलज कहते हैं। सरस्वती की बात करें तो ये सबसे पवित्रतम नदी थी, सबसे पवित्र नदी। अगर पूछा जाएगा कि वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, तो ये सरस्वती नदी हो जाएगी। इसी को नदी तमा कहते हैं, नदी तमा। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग नाम इसके आते हैं। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी का यहाँ पे एक बार उल्लेख किया गया है, एक बार उल्लेख। अगर यमुना की बात करें तो यमुना का कितनी बार उल्लेख है, तो यमुना का 3 बार वैदिक साहित्य में उल्लेख यहाँ पे मिलता है। तो यानी कि सर्वाधिक पूछा गया कि सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी, तो यहाँ पर सिंधु नदी, इसका ए राइट आंसर यहाँ पे होना था। ठीक है, अगला है इसमें 60 वाला क्वेश्चन है। 60 वाला क्वेश्चन है कि जो गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के काल में 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बात करें अगर हम, तो इस समय ये शुरू होता है, तो ये शुरू होता है कब, 1975 में, 1975 में ये शुरू होगा। इस समय पंचवर्षीय योजना चलती है, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना इस समय चलेगी, तो पंचवर्षीय योजना जो इस समय होती है पंचवर्षीय योजना, तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पे होगी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 74 से लेकर और 1978 तक, 78 तक। तो इस समय 5वीं पंचवर्षीय योजना चलती है। तो इस समय जो प्रधानमंत्री होते हैं तो वो इंदिरा गांधी होते हैं, इन्हीं के द्वारा ये शुरू किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो डी, इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। ठीक है, और ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्या था, तो इसमें 20 अलग अलग प्रकार के यहाँ पे रखे गए थे। यानी कि हम कह सकते हैं सामाजिक व आर्थिक पुनरुद्धार यहाँ पे इसका उद्देश्य होता है। सामाजिक व आर्थिक रूप से लोगों को सक्षम यहाँ पे बनाना होता है। तो चाहे इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, है ना, इस प्रकार से अलग अलग 20 चीजें इसमें रखी जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो डी, इसका राइट आंसर था। अगला देखते हैं, इसमें 61 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। तो राष्ट्रीय आय मापन की विधियां अगर हम देखें, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का जो मापन होता है तो वो उत्पादन विधि, यानी कि इसी मूल्य वर्धित विधि को हम कह सकते हैं क्या, उत्पादन विधि। उत्पादन विधि हो गया, आय विधि हो गया, व्यय विधि हो गया, ये निवेश ये वाला गलत हो जाएगा, व्यय विधि। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत देखा जाता है कि एक वित्तीय वर्ष में कितना उत्पादन हुआ है, उसका मार्केट प्राइस कितना है, उस आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन किया जा सकता है आय विधि के माध्यम से। तो एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत देखा जाता है कि कितनी इनकम वहाँ पे हो रही है, उस आधार पर नेशनल इनकम देखी जा सकती है। व्यय विधि यानी कि एक वित्तीय वर्ष में कितना खर्चा हो रहा है, उस आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन किया जा सकता है। लेकिन इसमें बताना है मैं कि कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। तो यहाँ पर निवेश विधि क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि निवेश विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय का मापन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बाकी राष्ट्रीय आय का मापन कौन करता है, तो यहाँ पे NSO, यहाँ पे NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय,
ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। पहले क्या होता था, पहले CSO था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा है एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों को 2019 में जोड़कर इनको बनाया गया क्या, NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, तो यही क्या करता है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आकलन NSO के द्वारा किया जाता है। तो CSO और NSSO इन दोनों को मर्ज करके 2019 में इसका प्रावधान यहाँ पे किया गया। तो इसका राइट आंसर होना था C, यहाँ पे राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, अगला इसमें 62 वाला टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा कौन सा, D इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निक्की टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि टोक्यो पड़ता कहाँ, जापान। तो ये इसका स्टॉक एक्सचेंज हो गया। हांगकांग, तो ये हांगकांग का स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। सिमेक्स, ये सिंगापुर का स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा, सिंगापुर। डो जोन्स, तो ये USA अमेरिका का न्यूयॉर्क वाला स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वो D राइट आंसर हो जाएगा। 63 वाला है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है, तो किससे सुरक्षा करती है, तो इसका C राइट आंसर होना था, तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। तो C इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है 64 वाला है डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, तो डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार होगा, तो ये प्रिंटर का एक प्रकार है। तो इसका जो राइट आंसर होना है तो वो क्या हो जाएगा, वो C इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 65 वाला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होना था ओमार ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसे कहते हैं, तो ये इसका B राइट आंसर यहाँ पे होना था। ठीक है, अगला है इसमें 66 वाला है, निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र। तो लॉरेंज वक्र अगर आपने पढ़ा होगा, लॉरेंज वक्र क्या है, तो लॉरेंज वक्र ये किससे संबंधित होगा, तो ये होगा किससे संबंधित, आय की विषमता से संबंधित। तो इसका राइट आंसर जो होना था वो D इसका राइट आंसर होना था। अब लॉरेंज वक्र है क्या, लॉरेंज के द्वारा एक वक्र यहाँ पे दिया गया इस प्रकार से, अगर हम देखें तो लॉरेंज ने एक यहाँ पे लाइन बताई है कि यानी कि ये क्या है, एक समता रेखा है या निरपेक्ष समता रेखा जिसे हम कह सकते हैं, समता रेखा या निरपेक्ष समता रेखा। तो यहाँ पर एक तरफ हम कह सकते हैं जनसंख्या है और दूसरी तरफ इसमें क्या हो जाएगी, इसमें आय हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो यहाँ पर इसने कहा कि अगर बराबर जनसंख्या में बराबर इनकम आय बांटी जा रही है तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगी, वो एक बराबर एक समता रेखा यानी कि समान वितरण वहाँ पे हो रहा है। तो किस प्रकार से, जैसे यहाँ पे क्या है, ये डायग्राम अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें ये 20 या 40, यहाँ पे 40% है, यहाँ पे 80% है, और यहाँ पे हम देखें अगर तो 100% है। ऐसे अगर हम यहाँ देखें, यहाँ 40%, यहाँ 80%, और यहाँ हम देखें तो 100%। तो यहाँ पर अगर 40% जनसंख्या में अगर 40% इनकम बढ़ रही है तो यानी कि ये क्या होगी, एक समता रेखा पर ये डायग्राम यहाँ पे बनेगा। अगर इसी लाइन पे ये जा रहा है, 40% जनसंख्या यहाँ पहुँच रही है और यहाँ से 40% आय यहाँ पे इनको मिल रही है, तो यानी कि यहाँ पर बराबर क्या हो रहा है, आय का वितरण यहाँ पे हो रहा है, बराबर जनसंख्या में बराबर आय। जैसे 80% है तो 80% जनसंख्या की बात करें हम, अगर 80% जनसंख्या में 80% इनकम जारी है तो यानी कि वो क्या होगी, एक निरपेक्ष समता रेखा होगी। लेकिन वास्तविक रूप में अगर देखें तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो ये समता रेखा होगी वो इस प्रकार से नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर जो समता रेखा होती है वो इस प्रकार से ये डायग्राम बनाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये जो लाइन है जो आय का असमान वितरण यहाँ पे बता रही, ये जितनी दूर होगी उतनी आय की विषमता यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अगर ये लाइन यहाँ है तो यानी कि हम देखें तो 40% जनसंख्या यहाँ पे पहुँच रही है और यहाँ पर इसको मात्र कितना मिल रहा है, एक 40% इधर है, लेकिन इतना थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे इसको इनकम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें 80% यहाँ पे पहुँच रहा है जनसंख्या, और लेकिन उसको मात्र यहाँ पे 80% को मात्र लगभग 40% के करीब यहाँ पे क्या मिल रहा है, आय उसका वितरण हो रहा है। तो यानी कि ये जो समता रेखा है जितनी दूर होगी उतनी क्या होगी, यहाँ पे आय की विषमता यहाँ को देखने को मिलेगी। तो ये जो दिया था, ये लॉरेंज के द्वारा ये दिया गया था, तो आय की विषमता से संबंधित ये होता है। और यहाँ पर आपने गिनी गुणांक सुना होगा, तो वो भी इसी से संबंधित है, गिनी गुणांक। तो गिनी गुणांक यानी कि ये क्या करता है, ये इसका गणितीय मान बताता है, जो आय की विषमता है उसका गणितीय मान बताने के लिए गिनी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे 0 और 1 में डिनोट करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी जैसे बेरोजगारी से संबंधित एक वक्र है जिसे कहते हैं क्या, फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र ये बेरोजगारी से संबंधित है। और फिलिप्स वक्र क्या कहता है कि यानी कि यहाँ पे क्या होगा, बेरोजगारी और जो मुद्रास्फीति होती है उन दोनों में क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट व्युत्क्रमानुपाती वहाँ पे होते हैं, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी।
ठीक है। तो अगर मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी घटेगी, अगर बेरोजगारी बढ़ती है तो मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी कि एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे होते हैं। तो फिलिप्स वक्र पूछा जाएगा तो ये बेरोजगारी से संबंधित यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था डी। अगला इसमें 67 वाला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ये बुकर पुरस्कार मिला है 2025 में। तो इसमें हमें देखना है, तो यह कन्नड़ भाषा की लेखिका बानो मुस्ताक को दिया गया था, तो ए वाला इसमें सही हो जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार लघु कहानी हार्ड लैम्प के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये अंग्रेजी भाषा में जो साहित्य होते हैं उनका जो ट्रांसलेशन वहाँ पे किया जाता है, तो उसके आधार पे इनको यहाँ पे बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में यहाँ पे दिया जाता है। तो यानी कि ये कन्नड़ भाषा की है, लेकिन इसका जो अनुवाद अंग्रेजी में किया है, तो अंग्रेजी में जो अनुवाद करेंगे इसका, तो वो करते हैं कौन, दीपा भास्ती के नाम से। तो ये इसका हार्ट लैम्प का यानी कि ये अंग्रेजी में अनुवाद ये करते हैं, और यहाँ पर दोनों के दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बाकी इससे पिछली बार 2022 में उस समय गीतांजलि श्री को भी ये पुरस्कार मिला था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है। अगला इसमें हम देखते हैं 68 वाला क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये कहाँ किया जाएगा, तो ये रॉटरडम नीदरलैंड में। तो इसका डी राइट आंसर यहाँ पे था। अगला है 69 वाला क्वेश्चन है, 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने, अमृत रेलवे स्टेशन है ये, अमृत अगर हम बात करें तो ये रेलवे स्टेशन है, तो अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है। तो अभी बीकानेर क्षेत्र में, बीकानेर राजस्थान में, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 103 अमृत रेलवे स्टेशनों का वहाँ पे उद्घाटन किया जाता है। तो इसका ए राइट आंसर था, ठीक है। इसमें 70 वाला क्वेश्चन देखते हैं, मई 2025 में डॉक्टर मलूर रामास्वामी श्रीनिवासन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इनका निधन हुआ है। तो ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित होते हैं, और इनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, इस प्रकार के सारे पुरस्कार इनको ये प्राप्त होते हैं। तो इसका बी यहाँ पे राइट आंसर था। क्वेश्चन है, रानी का विवाह श्रेष्ठ के साथ हुआ, इनकी दो पुत्रियां मेघा और दीप्ति है। देखो भाई, जो रानी है, रानी का विवाह हुआ है श्रेष्ठ के साथ। किसके साथ हुआ है, श्रेष्ठ के साथ। तो यानी कि ये इसकी पत्नी है रानी, ये पति पत्नी है। रानी का विवाह श्रेष्ठ के साथ हुआ है, इनकी दो पुत्रियां मेघा और दीप्ति है। इनकी दो पुत्रियां हैं, इनकी दो पुत्रियां हैं, एक है मेघा और दूसरी है दीप्ति, ठीक है। इनकी दो पुत्रियां मेघा और दीप्ति। इसके बाद कह रहा वो दीप्ति का विवाह अनुराग से के साथ हुआ है। जो दीप्ति, इसका विवाह किससे हुआ है, अनुराग से। अनुराग क्या हो गया, इसका पति हो गया, दीप्ति का अनुराग से हुआ है। जो गरिमा और तरुण का पुत्र है, जो अनुराग है वो किसका पुत्र है, गरिमा और तरुण। गरिमा और तरुण का क्या है, ये पुत्र है। तो ये पति पत्नी हो गए गरिमा और तरुण। निधि अनुराग का पुत्री है, निधि अनुराग की पुत्री है। जो निधि है वो अनुराग की पुत्री, मतलब अनुराग की एक पुत्री कौन है, निधि भी है ना। जो आपकी निधि है वो किसकी पुत्री है, अनुराग की पुत्री है। कोमल जो अनुराग की बहन है, कोमल किसकी बहन है, अनुराग की। कोमल की बहन कौन है, ये अनुराग, ये कोमल कौन है, कोमल अनुराग की क्या है, बहन है। उसका विवाह हर्षित के साथ हुआ है। इसका कोमल का विवाह किससे हुआ है, हर्षित से, है ना। ये इसकी बहन है और ये इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, है ना। तो कह रहा हुआ है। और उसके दो पुत्र हैं, अमन और प्रेम। किसके, हर्षित के दो पुत्र हैं, कौन, अमन, एक है अमन और दूसरा है प्रेम, ठीक है। तो कह रहा हूँ कि प्रेम गरिमा और तरुण का पोता है। जो प्रेम है वो गरिमा और तरुण का पोता है। जो प्रेम है ना वो गरिमा और तरुण का क्या है, पुत्र है, पोत्र है, ठीक है भाई, ये भी सही है, पोता है। तो निधि का अमन से क्या संबंध है, वो कह रहा है कि जो निधि है वो अमन की क्या लगती है भाई, निधि का अमन से क्या संबंध है, निधि है वो अमन की क्या लगती है। तो ये तो निधि और ये अमन है ना। तो क्या हो गया भाई, भाई ये तो है आपका अनुराग और कोमल, ये क्या कहते हैं, भाई बहन है। तो इसके बहन का क्या है, बेटा ये, और इसके क्या होगी आपका, इसके मामा की क्या होगी, बेटी होगी, है ना। तो ममेरी बहन, तो इसके मामा की बेटी है, तो ममेरी बहन, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, यदि प्लस का, यदि x का अर्थ है प्लस, y का अर्थ है माइनस, p का अर्थ है गुणा, तो इसका मान निकालना हमने। देखो भाई 10x, x का अर्थ क्या बोल रहा, प्लस, तो प्लस लगा दिया। फिर 2p, p का अर्थ क्या बोल रहा, गुणा, और फिर 5 है, और फिर है y का अर्थ बता रहा माइनस, फिर 5 का मान क्या होगा। देखो 10 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 5, 10 और 10 20, 20 में से 5 गया 15, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 सदस्यों का एक समूह पंक्ति में बैठा है, x की स्थिति y के बाईं ओर है। देखो भाई जो x है, x की स्थिति क्या है, y के बाईं ओर। तो y यहाँ पे बैठा, तो y के बाईं ओर कौन है, x की स्थिति y के बाईं ओर है।
वह ओ के दाहिनी ओर है ना, जो एक्स की स्थिति वाई के बाईं ओर है वह ओ के दाहिनी ओर है, तो इसका मतलब ओ यहाँ पे तो ओ के दाहिनी ओर हो गया, ओ यहाँ बैठा तो ओ का दायां इधर हो जाएगा। पी की स्थिति वाई के दाहिनी ओर है, जो पी है पी की स्थिति वाई के दाहिनी ओर है, तो वाई यहाँ पे तो वाई के दाएं कौन हो जाएगा इधर पी, तो पी की स्थिति वाई के दाहिनी ओर है, परंतु एन के बाईं ओर है, मतलब पी की स्थिति वाई के दाईं ओर और एन के बाईं ओर है, तो एन के क्या हो गया ये बाईं ओर, तो एन यहाँ होगा तो एन के बाईं ओर कौन हो गया पी हो गया, है ना। एम की स्थिति जेड के बाईं ओर है, जो एम है एम की स्थिति जेड के बाईं ओर है, तो भाई देखो जेड के बाईं ओर कौन है एम, ये बोल रहा है एम की स्थिति जेड के बाईं ओर है, जो ओ के बाईं ओर है, जो ओ के बाईं ओर है, देखो जो जेड है ओ के तो बाईं ओर और इसकी स्थिति एम के दाईं ओर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। बिल्कुल मध्य में बैठे सदस्य का पता लगाइए, मध्य में कौन बैठा, देखो भाई 3 इधर छूट गए 3 इधर छूट गए, तो मध्य में कौन आ गया आपका एक्स, तो सी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखो, OBLIQE शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा बदला हुआ रूप होगा जब शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला का अनुसरण करते हुए दूसरे क्रम के अक्षर से प्रतिस्थापित करते हुए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला का अनुसरण करते हुए तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करते हुए लिखा जाए। मतलब कुल मिला के जैसे स्वर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो स्वर कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये स्वर होता है, और बाकी सारे के सारे व्यंजन होते हैं। तो जो स्वर होंगे वो दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करने हैं, और जो व्यंजन है व्यंजन के लिए बोला अंग्रेजी वर्णमाला का अनुसरण करते हुए तीसरा अक्षर के लिए प्रतिस्थापित करने हैं, तो ये तीसरा अक्षर के लिए प्रतिस्थापित करने हैं। मतलब जो स्वर होंगे उनको तो दूसरा अक्षर में कन्वर्ट करना है, और जो स्वर होंगे उनको तीसरा अक्षर में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद जो है जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ओ क्या है स्वर है, तो ओ स्वर है, तो ओ के बाद क्या आता है ओ पी क्यू, दूसरे में जाएगा आपका क्यू हो जाएगा। बी व्यंजन है, व्यंजन को तीसरे में लिखा ना बी सी डी ई, तो इसका ई हो जाएगा। एल भी व्यंजन है, एल आई जे के, तो इसका के हो जाएगा। एल एम एन ओ, तो इसका क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, इसका हो जाएगा ओ। आई देखो आई जे के एल, इसका हो जाएगा एल। क्यू आई जो है आपका स्वर है आई जे के, इसका हो जाएगा के, आई का क्या हो जाएगा के हो जाएगा। इसके बाद क्यू देखो व्यंजन है क्यू आर एस टी, इसका हो जाएगा टी। यू देखो यू स्वर है यू वी डब्ल्यू, इसका हो जाएगा डब्ल्यू क्योंकि दो में जाएगा। ई भी स्वर है तो ई एफ जी, ई ए बी सी डी ई एफ जी, ये तो जी में जाएगा। देखो क्यू ई ओ, देखो क्यू ई ओ के टी, क्यू ई ओ के टी डब्ल्यू जी, तो डी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये वाला, सेबी के अनुसार इनमें से कौन सा एक गैर कानूनी है, सेबी के अनुसार इनमें से कौन सा एक गैर कानूनी है। देखो इनसाइडर ट्रेडिंग एक गैर कानूनी है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है कि जब कोई भी शेयर मार्केट में जब कोई शेयर की ट्रेडिंग करता है और किसी कंपनी की जो पर्सनल जो सूचनाएं होती है ना, जो गैर जो मतलब सूचनाएं जो बाहर नहीं निकली है, उन सूचनाओं के माध्यम से जब ट्रेडिंग करता है कोई, तो इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, और ये क्या कहते हैं गैर कानूनी माना जाता है BS क्या कहते हैं आपका शेयर बाजार में, ठीक है। वेंचर कैपिटल क्या होती है, वेंचर कैपिटल वो कैपिटल होती है, वो धन होता है जिसको कोई मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यूज करता है। एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, ऐसा मतलब धन जो मतलब वेंचर कैपिटल के लिए देने वाला जो होता है, देने वाली कंपनी होती है, देने वाला संस्थान होता है, उसको एंजल इन्वेस्टर कहते हैं कि जो मतलब आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा देगा, है ना। गिल्ड एज्ड मार्केट क्या होता है, जहाँ पे सरकारी और गैर सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है ना। गिल्ड एज्ड मार्केट क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है सरकारी और गैर सरकारी प्रतिभूतियों का क्या होता है क्रय और विक्रय होता है, उसको ही क्या कहते हैं गिल्ड एज्ड मार्केट कहते हैं शेयर बाजार में, ठीक है। चलो ये चीज़ ध्यान रखना आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली और सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी कौन सी है। चलो भाई 73 क्वेश्चन देखना। एक लड़का बिल्कुल सुबह घर से निकलता है। देखो भाई सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना हमारे पास 4 दिशाएँ होती है। इन 4 दिशाओं में क्या होता है कि एक होती है आपकी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना। तो ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये होता है ऊपर की तरफ को उत्तर और नीचे की तरफ को दक्षिण। तो एक लड़का बिल्कुल सुबह मतलब सुबह सूर्य की दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। सुबह का मतलब है सुबह सूर्य पूर्व में होगा, तो इसका मतलब वो पूर्व दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है। तो सपोज यहाँ था वो, तो यहाँ से 8 किलोमीटर ये पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा इधर को होती है, तो ये 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। इसके बाद वह अपने दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो जब इधर को जा रहा है तो दायां कहाँ हो जाएगा नीचे, दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो सपोज ये दाएं मुड़कर ये यहाँ पे पहुँच गया 3 किलोमीटर, है ना, यहाँ पे आ गया 3 किलोमीटर, ये पहुँच गया 3 किलोमीटर यहाँ पे, है ना। इसके बाद कह रहा है फिर वह अपने दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ पे जा रहा है तो इसका दायां कहाँ हो जाएगा इधर को, है ना, दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो ये देखो दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो इधर को दाएं 2 किलोमीटर इधर को हो जाएगा। तो ये देखो ये यहाँ से समझ लो कि यहाँ पे पहुँच गया 2 किलोमीटर, है ना।
इसके बाद कह रहा फिर वह अपने बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। तो जब इधर को जा रहा होगा तो इसका बायां कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ को हो जाएगा। तो बाएं मुड़कर कितना चलता है, 1 किलोमीटर चलता है। तो ये बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर ये यहाँ पे पहुँच गया, ये यहाँ पे पहुँच गया 1 किलोमीटर, है ना। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वो फिर से दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। जब नीचे को जा रहा था तो दाएं कहाँ हो जाएगा, इधर को दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चलता है। तो ये सपोज ये यहाँ पे पहुँच गया 1 किलोमीटर, है ना, दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर सीधे चलता है। अब इधर को जा रहा है तो इसका दायां कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ को। दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तो ये दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलेगा। तो एक तो ये है और 3 ये यहाँ पे है ना, एक ये था और 3 ये था, तो 3 और 1 4, तो ये सीधा जो है यहाँ पे पहुँच जाएगा वापस, है ना। तो अब कह रहा हूँ कि वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है, मतलब इससे कितनी दूरी पर। तो पहले वो यहाँ था और अभी कहाँ है, यहाँ पे। तो आप लोग देखो जरा, ये 2 किलोमीटर है ना, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर हो जाएगा। और ये 1 किलोमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो 2 और 1 3, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हुआ, 3 किलोमीटर हुआ, यहाँ से यहाँ तक पूरा। और ये पूरा 8 था, तो इसका मतलब ये कितना बचा, ये 2 किलोमीटर, ये बचा आपका 5। तो 5 और 3 8 हो जाएगा। तो 5 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि देखो यदि DEAF 32 के बराबर है तो LEAF क्या होगा। तो देखो जैसा अंग्रेजी वर्णमाला में हम D को देखते हैं तो D 4 नंबर पे होता है भाई, है ना। E को देखते हैं तो E कितने नंबर पे होता है, 5 पे होता है। A को देखते हैं तो A कितने नंबर पे होता है, 1 पे होता है। और F को देखो तो F कितने नंबर पे होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में 6 नंबर पे होता है। अगर आप इन सभी को जोड़ोगे तो 6 और 1 7, 7 और 5 12 13 14 15 16, तो ये जोड़ के कितना हो जाएगा 16। और 16 का आप डबल करोगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो ये नंबर मिल रहा है आपको। तो इसमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा। L कितने नंबर, देखो इसके लिए एक फॉर्मूला भी आता है, अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही, इजोटी करके एक फॉर्मूला आता है। E 5 पे होता है, J 10 पे, O 15 पे, T 20 पे और Y कितने पे होता है, 25 पे होता है। तो आप लोग देखो L कितने पे होता है, HIJKL, HIJ 10 पे है, K 11 पे और L 12 पे, HIJKL। तो L कितने पे, 12 पे। E कितने पे होता है, 5 पे। A कितने पे होता है, 1 पे। और F कितने पे होता है, 6 पे। तो आप इनको जोड़ोगे तो 12 और 5 17, 17 और 1 18, 18 और 6 24। तो 18 और 6 24 होता है। तो 24 जैसे यहाँ पे किया था तो सबको जोड़ के उसका दुगुना किया, तो इसमें भी इसका जोड़ के दुगुना करेंगे तो 24 दूनी 48। तो 48 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 71 है। देखो क्या कह रहा है कि 3 2 4 स्टार 2 8 9 बराबर इतना, फिर 4 4 1 स्टार 4 8 4 बराबर इतना, और ये देखो 6 2 5 स्टार 4 0 0 बराबर इतना। तो इसके बराबर कितना होगा। तो ये देखिए भाई क्या कर रहा हूँ, इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने क्या किया कि इन सबको ऐड किया है और इनको भी ऐड किया। देखो 3 और 2 5, 5 और 4 9, और ये देखो 9 और 8 17, और 17 और 2 21, 17 और 2 19। तो ये देखो इसको ऐड किया तो ये हो गया आपका 28, इसको जोड़ के कितना हो गया 28। तो ये देखो ये 28 आ गया। ऐसे इसको किया 4 और 4 8 और 1 9, और फिर जो है 4 और 4 8 और 8 16, तो 16 और 9 कितना होता है 25। तो ये देखो 25 आ गया ऐड करके। इसको भी ऐड किया तो 6 और 2 8, 8 और 5 13, और फिर जो ये देखो 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 ही आएगा। 13 और 4 कितना, 17। तो ये 17 मिल गया। आप इसको भी ऐसे ही करोगे तो 5 और 2 7, और 7 और 6 13, और ये देखो 7 और 2 9, 9 और 9 18 ही आ गया आपका, है ना। 8 9 10 11, और 8 और 1 9 और 1 10, 8 9 10 11, और 1 और 1 2 और 1 3 31। 31 जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो बी इसका आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ना ज्ञान तो कार्य का क्या होगा। तो पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है, तो कार्य करने से क्या प्राप्त होता है हमें, अनुभव। कार्य करने से क्या प्राप्त होता है, अनुभव प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये है क्रिशिल, है ना, क्रिशिल है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी भाई, है ना, 1987 में हुई थी। मतलब ये क्या करते हैं, ये जो मतलब रेटिंग एजेंसियां होती हैं, इनका काम क्या होता है, ये जो किसी भी व्यक्ति का या किसी भी संस्थान का या किसी बैंक का जो ऋण चुकाने की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, उसकी जांच पड़ताल करती है। किसी का सिविल स्कोर खराब है, कितना खराब है, कितना आ रहा है, तो उसकी जांच पड़ताल करती है एजेंसियाँ। तो क्रिशिल जो है भारत की पहली और सबसे बड़ी जो है रेटिंग एजेंसी, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। अगर ICRA का अगर देखोगे, इकरा इसको बोलते हैं शॉर्ट में, इकरा, है ना। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1991 में, और जो आपका ये केयर है इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, है ना। लेकिन ये भारत की सबसे पहली और सबसे बड़ी है। संधि में जब नया वर्ण लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। देखो संधि में जब नया वर्ण लिखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं। देखो एक होता है आपका आगम, एक होता लोप, एक होता आदेश, एक होता प्रकृति भाव। प्रकृति भाव होता है जब संधि करते समय जो वर्णों में क्या है, कोई बदलाव नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकृति भाव कहते हैं, है ना। आदेश किसे कहते हैं कि जब क्या होता है कि किसी वर्ण के स्थान पर
किसी वर्ण के स्थान पर नया वर्ण लाया जाता है, नया वर्ण लिखा जाए, नया वर्ण लिखा जाए तो उसे क्या कहते हैं, आदेश कहते हैं। और लोप क्या होता है कि जब कोई वर्ण जो है हटा दिया जाता है, हटा या गायब कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लोप कहते हैं। और आगम का मतलब है जब सीधे जो है नया वर्ण लाया जाता है, नया वर्ण लिखा जाता है। नया वर्ण लिखा जाता है मतलब ये किसी दूसरे वर्ण के स्थान पर नहीं लिखा जाता है। जैसे आप लोग एक शब्द लिखम जैसे सम प्लस कृत, सम प्लस कृत लिखते हैं तो इसको अगर जोड़ेंगे तो इसका संधि होता है संस्कृत, होता है इसका संधि संस्कृत, है ना। आप यहाँ पे देखो तो मौ का तो क्या हो गया, अंग हो गया, तो यहाँ पे तो क्या हो गया, एक हिसाब से आदेश हो गया क्योंकि मौ की जगह अंग आ गया, है ना। और यहाँ पे देखो तो इन दोनों के बीच में एक आधा सौ आ गया, मतलब ये 100 आ गया, तो ये 100 जो है एक एक्स्ट्रा आया, ये किसी दूसरे की जगह नहीं आया। और कृत आपका है ही लास्ट में, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे आगम, तो ये आगम हो गया यहाँ पे। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। संधि में जब नया वर्ण लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, आगम कहते हैं, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठापन का संधि विच्छेद होगा। प्रतिष्ठापन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा भाई आपका प्रति प्लस स्थापन। देखो एक चीज़ बताते हैं हम आपको कि जब भी कभी ई या छोटी ई या छोटा ऊ के साथ जो है स्था वर्ण की संधि हो, जब इनकी संधि होती है ना तो क्या होता है कि जो ये 100 होता है ना, जो 100 होता है, 100 का क्या हो जाता है, 100 का हो जाता है 100, ये वाला 100 हो जाता है। और जो थ होता है, थ का हो जाता है ठ, है ना, थ का क्या हो जाता है, ठ हो जाता है। तो अब अगर आप इसको देखोगे प्रतिस्थापन को जोड़ोगे, जैसे आपका क्या था, आपका क्या था, प्रति प्लस स्थापन, इसको अगर आप जोड़ोगे तो आप लोग देखना किसमें संधि हो रही है, प्र प्लस तो पे अगर हलंत लगाओगे तो यहाँ पे क्या ई की मात्रा है, और यहाँ पे स्था या स्थाई लिख दो इसको, और प्लस करके पन, ये है। तो अगर इन दोनों में अगर हम संधि करेंगे तो ई का क्या हो जाएगा, इस ई का तो खैर कुछ नहीं होना है ना, लेकिन आपका देखो ई के पश्चात क्या आया है, आधा 100 और थ आया है, तो इस 100 का तो हो जाएगा ये वाला 100, और इस थ का हो जाएगा आपका ठ। तो अगर आप इसको अगर जोड़ोगे तो प्र ई की मात्रा है तो ये तो के साथ आ जाएगा, तो प्रति, और आपके देखो ई तो आपका इसके साथ आ गया, ये 100, इसका ये वाला 100 हो गया, और जो ये थ है, थ का ये वाला ठ हो गया, इसके साथ आ की मात्रा तो ये आ गया आपका, और प न तो प्रतिष्ठापन, तो देखो आ गया ना ये बन के प्रतिष्ठापन, तो ये इसका ए आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रचनाएं और उनसे संबंधित रचनाकारों के लिए सही मिलान कीजिए। अब यहाँ पे देखो कैंजा जो रचना है, ये कैंजा रचना किसकी है, निहार, देखो कैंजा रचना जो है किसकी है, शिवानी की है, ठीक है ना। कैंजा रचना किसकी है, शिवानी की है ना। निहार रचना किसकी है, महादेवी वर्मा की है। निर्मला रचना किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की है। और श्रीष के फूल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, पहला का पहला, दूसरे का दूसरा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, तो ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री शोध, देखो ये हिंदी पोइट्री है भाई, ठीक है। क्या है कि द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री शोध ग्रंथ किसका है, तो ये शोध ग्रंथ जो पीताम्बर दत्त बड़तवाल का है, जिसमें इन्होंने क्या की थी, पीएचडी की थी, या फिर आप बोल सकते हो कि इन्होंने क्या की थी, डी लिट की उपाधि धारण की थी, डी लिट की उपाधि, जिसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि धारण की थी इन्होंने इसमें। और जो ये पीताम्बर दत्त बड़तवाल है, ध्यान रखना कि हिंदी में डॉक्टरेट की उपाधि धारण करने वाले हिंदी के पहले शोध विद्यार्थी थे। पूछेगा कि हिंदी के पहले शोध विद्यार्थी कौन थे जिन्होंने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि धारण की थी, तो कौन थे, पीताम्बर दत्त बड़तवाल थे। और उसी समय जो है उनका क्या था, जो वो विषय था वो क्या था, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री जो है इनका ग्रंथ का नाम था उसमें, ठीक है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह शब्द बताइए जो गढ़वाली में माँ का पर्यायवाची नहीं है। देखो वह जो है माँ का पर्यायवाची है, मैडी भी माँ का पर्यायवाची है, जणदारी भी माँ का पर्यायवाची है, बो माँ का पर्यायवाची नहीं है, तो डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौखट के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, तो चौखट के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है भाई, संगाड़ है ना। संगाड़ जो है चौखट के लिए बोलते हैं। जैसा आपका चौखट ही है, आपका दरवाजा है, उसका कोई चौखट है या खिड़की है, इसकी कोई चौखट है ना, तो इसको क्या कहते हैं, संगाड़ कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी की जवानी और हिंद की जूनी अरकत जाओ पहाड़ी मुहावरे करते हैं। इसका मतलब है कि जो गरीब होते हैं उनकी जवानी, गरीबों की जवानी, क्योंकि गरीबों को क्या जवानी में मेहनत करनी पड़ती है। और हिंद की जूनी मतलब हिंद मतलब कि जो ठंड का मौसम होता है उसमें जो जून मतलब क्या, जूनी का मतलब है यहाँ पे चंद्रमा है ना, चांद, जो हिंद का मतलब चांद है, क्योंकि रात के समय चांद को जो सर्दियों में कोई नहीं देखता। अरकत जाए मतलब बेकार जाती है, मतलब जो गरीब लोग होते हैं वो क्या है कि जवानी में वो काम में ही लगे रहते हैं बेचारे, तो वो क्या कहता है, जवानी उनकी जो है ऐसी बेकार चली जाती है, मेहनत करनी पड़ती है। और सर्दियों के मौसम में जो है क्या कहता है, कोई चंद्रमा को नहीं देखता है तो वो भी ऐसी जाती है। तो यही कहना चाह रहा है, तो कह रहा है कि गरीबी की जवानी और जाड़ों की चांदनी बेकार जाती है, तो सी इसका क्या है, आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो जरा।
सही मिलान कीजिए। देखो क्या कह रहा, जो सदा दूसरों पर संदेह, देखो ये संदेश नहीं होगा, ये संदेह है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है तो क्या कहलाता है, वो संकालू कहलाता है। हर समय देश, ये हर समय यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो रखी है, हर समय देर से काम करने वाला दीर्घ सूत्री कहलाता है, ठीक है ना। जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं, दुर्गम कहते हैं। जिसने ऋण लिया हो, मतलब उधार लिया हो, उसे क्या कहते हैं, अधर्मण कहते हैं। अधर्मण का मतलब होता है अधम, अधम प्लस ऋण से बना हुआ है, ठीक है ना। अधम प्लस किससे बना हुआ है, ऋण से बना हुआ, तो जो जिसने ऋण लिया उसे अधर्मण कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें जरा। पर्यायवाची शब्दों का सही मिलान कीजिए। पर्यायवाची शब्दों का सही मिलान करना, आक्रोश, आक्रोश का मतलब क्या होता है भाई, आक्रोश का मतलब होता है रिश, ठीक है ना। आग का मतलब होता है वही, आज्ञा का मतलब क्या होता है, फरमान, जैसे बोलते नहीं फरमान जारी कर दिया, आज्ञा देना होता है, ये भी है ना। आत्मा का मतलब होता है, आत्मा बोलते हैं रूह, है ना, उसकी रूह या उसकी आत्मा। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही मैच हो गए, बड़े आसान हो गया, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। महादेवी वर्मा के किस कविता संग्रह में निर्जा के भावों का परिपक्व रूप मिलता है। तो देखो ये महादेवी वर्मा का एक रचना तो सर निर्जा है ही, उसके अलावा एक सांध्य गीत जो महादेवी वर्मा की रचना है, इसमें जो शोक है, हर्ष है, खुशी है, दुखी है, मतलब हर्ष उल्लास, सारी चीज़ें इसमें डाली गई है। और खास करके ये जो रचना, स्पेशल क्वेश्चन है कि जो निर्जा रचना है उसके भावों का जो परिपक्व रूप मिलता है, मतलब उसके भावों का जो रूप मिलता है वो सांध्य गीत में देखने को मिलता है, ये आप बता सकते हो। डी, सी इसका आंसर है। दिनेश और सोहन पढ़ रहे हैं, किस प्रकार का वाक्य होगा। देखो दिनेश और सोहन पढ़ रहे हैं, जो दिनेश और सोहन है वो पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे लोग क्या सकते हैं, जैसे और आता बीच में तो लोग जो है इसका क्या लगा लेते हैं, संयुक्त वाक्य लगा लेते हैं। नहीं, संयुक्त वाक्यों के बीच में और जब आएगा कि जब दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ा जाएगा तब और सब, जैसे ये यहाँ पे लिखता है सोहन पढ़ रहा है और मोहन लिख रहा है या मोहन खेल रहा है, तब आपका और आता तब ठीक था, दो उपवाक्यों को जोड़ा गया। यहाँ दो उपवाक्यों को नहीं जोड़ा जा रहा है, केवल दो नामों को जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरल वाक्य होगा, क्योंकि एक ही उपवाक्य है इसमें, एक ही सरल वाक्य है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपसर्ग रहित, उपसर्ग, इनमें से कौन सा उपसर्ग ऐसा है जो रहित के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। रहित के अर्थ में, जैसे बे, बे उपसर्ग जो हमेशा रहित के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या है आपका, आपने कहा कि बेजुबान, तो बेजुबान का मतलब है कि उसके पास जुबान नहीं है, तो जुबान रहित के लिए यूज किया जा रहा है। बेअसर मतलब जिसका कोई असर नहीं पड़ता तो उसके लिए बेअसर बोलते हैं, तो बे शब्द, बे उपसर्ग लगा दिया तो असर, जिसका असर नहीं है तो असर रहित हो गया वो भी, है ना। तो इसी तरीके जो बेकार बोल दिया, जो किसी काम का नहीं उसको बेकार बोलते हैं, तो वो भी क्या कहते हैं, रहित हो गया। तो सारे के सारे जो रहित के अर्थ में जो बे उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जब एक ही माधुर्य वर्ग के वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। देखो भाई माधुर्य वर्ण किसे कहते हैं, कई जगह आपको होगा लिखा कि जो टॉ वर्ग है, टॉ वर्ग को माधुर्य वर्ग कहते हैं ना, टॉ ठ डॉ डॉ ण, है ना। तो टॉ वर्ग माधुर्य होता है, नहीं, टॉ वर्ग हो, चौ वर्ग हो, तौ वर्ग हो, मौ वर्ग हो, क वर्ग हो, जितने भी हिंदी वर्णमाला के वर्ग मैंने थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया, आप क्रम से लिख दो। एक ही वर्ग के अगर वर्ण आएंगे, जैसे हमने कहा कि हमने कहा चालाक जहाज, चालाक जहाज झरोखों में उड़ा। आप इसको देखो दो, अगर इसमें देखो आप लोग तो च, ज और झ, आप इसको देखो तो च, छ, ज और झ, ये एक ही उसमें आते हैं। तो झ आया इसमें, एक इसमें जौ आया है ना, ये जौ आया है, और एक इसमें चौ आया है। तो एक ही वर्ग के जब वर्ण आते हैं ना किसी भी श्लोक में, तो उसे क्या कहते हैं, माधुर्य वर्ग कहते हैं। आप ये इसकी परिभाषा बता सकते हो, माधुर्य वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, श्रुति अनुप्रास अलंकार होता है। इसी परिभाषा को ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पे कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ पे क्या होता है, श्रुति अनुप्रास अलंकार होता है। कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हमेशा वहाँ होती है जहाँ पे एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है, ठीक है ना। अलग अलग वर्ण होंगे लेकिन आएंगे एक ही वर्ग के वर्ण, है ना। जैसे क वर्ग के आएंगे तो सारे क ख ग घ ग यही आते रहेंगे। चौ वर्ग होंगे तो चौ छ ज ज, ट वर्ग होंगे तो ट ठ ड ड ण, त वर्ग होंगे तो त थ द द न, इन्हीं में से आएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए, यहाँ पे सही मिलान करना। देखो समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, समृद्ध स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हमारा मुंह जो है सबसे कम खुलता है। जैसा आप लोग देखोगे यहाँ पे, आप देखोगे ई, देखो ई री ऊ, बहुत कम खुल रहा मुंह, है ना। तो इसको समृद्ध स्वर कहते हैं। विवृत स्वर कहते हैं जिनके उच्चारण में मुंह सबसे ज्यादा खुलता है, जैसे आ, तो आ में देखो मुंह सबसे ज्यादा खुलता है। अर्ध विवृत स्वर होता है जिनके उच्चारण में मुंह जो है विवृत स्वरों से थोड़ा सा कम खुलता है। तो देखो आप देखो हो गया, देखो अ हो गया, ए हो गया और आओ हो गया, तो इनमें जो है विवृत स्वरों से थोड़ा कम खुलता है। और अगर आप अर्ध समृद्ध स्वर देखोगे तो अर्ध समृद्ध वो होते हैं जिनमें समृद्ध स्वरों से थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है मुंह, जैसे ए
देखो देखो इसमें तो कम खुलेगा ई री, और इसमें देखो ए और ओ, इसमें इससे थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है, तो ये होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का दूसरा, चौथे का तीसरा, ये होगा भाई इसका आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको सही कर देना, तो ये आंसर होगा इसका ना, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा, तो यहाँ पे 3 कर देना आप लोग, यहाँ पे थोड़ा 2-2 बार आ गई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारंग में वर्णों की संख्या है, तो सारंग में वर्णों की संख्या देखो कैसे आप निकालोगे। जैसे यहाँ पे लिख दिया आप लोगों ने सारंग शब्द लिख दिया, सारंग शब्द लिखा, तो इसको अगर आप तोड़ोगे 100 पे हलंत लगाओगे तो 100 पे आ की मात्रा, तो आ आपका अलग हो जाएगा। फिर रॉ है, रॉ पे आप हलंत लगाओगे तो रॉ पे ओ अलग हो जाएगा, रॉ पे जो अंक का बिंदा भी है तो ये भी इसके साथ अंग हो जाएगा। आप गौ पे हलंत लगाओगे तो गौ पे आपकी किसकी मात्रा हो जाएगी, ओ की मात्रा आपकी अलग हो जाएगी। तो वैसे तो आपको 1 2 3 4 5 6 वर्ण दिख रहे हैं, लेकिन इसको जो है जो अ होता है ये क्या होता है आपका उदासीन वर्ण होता है, और जो अ होता है ना उदासीन वर्ण के कारण लास्ट में अगर तो बीच में कहीं अ आ जाए तो बीच में उसकी काउंटिंग होती है, लेकिन लास्ट में उदासीन वर्ण की कोई भी काउंटिंग नहीं होती है, इसलिए 1 2 3 4 5 5 वर्ण होंगे इसमें, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन से शब्द फारसी भाषा के नहीं है, इनमें से कौन से शब्द फारसी भाषा के नहीं है। देखो हमने फारसी भाषा के लिए एक कहानी सुनाई थी आपको, फारसी की शादी, है ना। फारसी की शादी कहानी क्या थी कि जैसे आपको बताया था हमने कि फारस का एक कमीना सुल्तान था जिसका आवारा बेटा चिराग था, उसका दिल एक पंजाब के नेक दिलेर सरदार की खूबसूरत बेटी पर आ गया था, है ना। ऐसे करके फिर उसने शादी का फरमान रखा उससे, तो उसने शादी की, फिर मजदूर लगाए शादी में, राजा उसने सुल्तान ने, और शादी में जो गुब्बारे और गुलाबों से दरबार सजाया गया, तो ये सब जो है फारसी भाषा के शब्द है ना। सुल्तान हमने पहले ही बोल दिया था, सुल्तान का बेटा था और उसने खूब खजाना खर्च किया, तो ये सारे के सारे जो है फारसी भाषा के शब्द है भाई, है ना, फारसी भाषा के शब्द है। अगर आपको ये कहानी देखना फारसी अरबी तुर्की भाषा के शब्दों की जो मैंने यूट्यूब में वो डाली हुई है, तो हमारे यूट्यूब चैनल में देख लेना। हिंदी में मैंने ये फारसी और अरबी तुर्की भाषा की कहानियां बता रखी, तो उसमें आप आराम से इसको याद कर सकते हो, है ना। अगर तहसील की और दफ्तर की बात करोगे तो इसके लिए हमने जो कहानी बताई थी कि अरब की एक घटना है ना, अरब के एक जिले के एक तहसील के एक दफ्तर में एक आदमी काम करता, तो तहसील और दफ्तर अरबी भाषा के शब्द है, तो ये किस भाषा के शब्द है, अरबी भाषा के शब्द है, तो यही जो फारसी भाषा के नहीं है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण देखो यहाँ पे जो है मेला होगा भाई, इसको ठीक कर लेना। भीड़ समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, मेला भी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, और सभा भी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, कक्षा भी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, परिवार भी, और पुस्तकालय भी। देखो पुस्तकालय जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन जो समूहवाचक संज्ञा वो जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माने जाते हैं, तो पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें होती है, इसलिए समूहवाचक में भी आएगा, तो ये भी समूहवाचक है। सेना समूहवाचक है, दल समूहवाचक है, टोली भी समूहवाचक है, तो उपरोक्त सभी जो है समूहवाचक संज्ञाओं के क्या है उदाहरण है। मुझे थोड़े कपड़े खरीदने हैं, अब आप लोग देखो मुझे थोड़े कपड़े खरीदने, अगर यहाँ पे होता ना कि मुझे कुछ मीटर कपड़े खरीदना, अगर नाप तोल में आता है तब तो भाई किस में आता है आपका, तब अगर तब तो परिमाणवाचक में आता है, जब नाप और तोल आता है, लेकिन जब गिनने वाली बात होती है तो वहाँ पे संख्यावाचक में आता है। तो मुझे थोड़े कपड़े खरीदने, तो जैसे 1 कपड़ा 2 कपड़ा 3 कपड़ा, तो थोड़े का मतलब उस हिसाब से बोल रहा हूँ, नापने के हिसाब से नहीं बोल रहा, तो ये पहले तो संख्यावाचक होगा। लेकिन संख्यावाचक मुझे थोड़े कपड़े खरीदने, थोड़े मतलब कि संख्या फिक्स नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा इसमें, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण नहीं होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया होगी, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया होगी, तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है जब कोई व्यक्ति किसी काम को स्वयं ना करके किसी और के माध्यम से करता है, तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे सोहन ने मोहन से गाना गवाया, तो सोहन जो है मोहन से गाना गवा रहा है, तो यहीं पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है ना। मोहन पढ़ता है तो साधारण क्रिया है, दिनेश ने पढ़ लिया, तो ये यहाँ पे जो है पढ़ लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पूर्ण क्रिया हो जाएगी, है ना। दिनेश पढ़कर सो गया, तो ये आपकी क्या पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी इसमें ना, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं, तो भाई आपको पता होगा कारक के जो है 8 भेद होते हैं, है ना। जैसा आपको क्या होता है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, है ना, कर्ता कारक, करण कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, है ना, विस्मय बोधक, जैसा आपका क्या होता है, और संबंध कारक, है ना। ऐसे करके 8 कारक होते हैं, तो कारक के कितने भेद होंगे, आपके पास 8 भेद होंगे, ठीक है। तो इस पेपर की अगर आपको जो है PDF कॉपी चाहिए, अगर आपको PDF फाइल चाहिए इस पेपर की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप, और उसमें आपको इसकी जो है इसकी PDF कॉपी आपको मिल जाएगी इस पेपर की, पूरे पेपर की, ठीक है। तो चलो।